U11 हिंदी अध्याय 101 QE शोधन 5वां स्तर 5 अद्यतन _1। जब एल्डर यू अंदर आए तो उनके चेहरे पर गंभीर भाव थे, लेकिन जब वे बाहर निकले तो उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान साफ दिखाई दे रही थी और मो शान उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी देख सकता था। एल्डर यू को इतने लंबे समय से जानने के कारण मो शान को याद आया कि एल्डर हमेशा थोड़े चिड़चिड़े रहते थे, उनका व्यवहार कठोर था और उनका स्वभाव भी अच्छा नहीं था। उसने उन्हें आज जैसे भाव भंगिमाओं के साथ पहले कभी नहीं देखा था। मो शान, आपने एक अच्छा बेटा पाला है। एल्डर यू ने मिसाल कायम करते हुए पहली बार मो शान की प्रशंसा की। मो शान चौंका, यहाँ तक कि कुछ हद तक खुश भी हुआ। चाहे उसने पहले ताओवादी कौशल में कितनी भी महारत हासिल कर ली हो या उसने कितने भी राक्षस जानवरों का वध किया हो, एल्डर यू ने कभी उसकी तारीफ नहीं की थी और मो शान सोचता था कि एल्डर यू बहुत सख्त हैं और कभी किसी की तारीफ नहीं करते। अब इस अचानक प्रशंसा ने उसे चौंका दिया और एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि क्या कहना है। अपनी बात खत्म करने के बाद एल्डर यू ने मो शान के जवाब का इंतजार नहीं किया। उन्होंने लियू रुहुआ को सिर हिलाया और खुद ही दरवाजे से बाहर चले गए। मो शान और लियू रुहुआ ने सम्मानपूर्वक एल्डर यू को दरवाजे पर देखा। आसमान पहले से ही अंधेरा था, ऊपर एक चमकीला चांद लटका हुआ था। सड़कों पर भीड़ कम थी, लेकिन दोनों तरफ के घरों के अंदर हमेशा हल्की पीली रोशनी जलती रहती थी। कभी कभी हंसी, बच्चों की किलकारियां और माता पिता की डांट फटकार सुनाई देती थी। एल्डर यू ने कुछ कदम उठाए, मोहुआ के द्वार की ओर देखा और मन ही मन सोचा, हम जैसे ढीले साधकों के बीच शायद अंततः एक फॉर्मेशन मास्टर उभरेगा। साधना जगत में संरचनाएं सबसे अधिक पूजनीय है। साधक इनके बिना नहीं रह सकते, चाहे वे दैनिक जीवन में हो या राक्षसी जानवरों से मौत की लड़ाई में। लेकिन संरचनाएं कभी भी उनके जैसे निचले स्तर के लापरवाह साधकों के लिए नहीं थीं। वे गरीब थे और उन्हें अयोग्य समझा जाता था। यदि मोहुआ ने वास्तव में संरचनाओं में उन्नति की और स्वयं के प्रति सच्चा बना रहा, अन्य शिथिल साधकों का समर्थन करता रहा, भले ही वह जीवन भर क्यूई शोधन क्षेत्र का साधक बना रहा, तो वह तोंगशियान शहर के शिथिल साधकों के लिए अपने जैसे एक बूढ़े अर्धमृत वृक्ष की तुलना में कहीं अधिक उपयोगी होगा, जो कि आधार स्थापना चरण में था। एक फॉर्मेशन मास्टर होना अद्भुत है। एल्डर यू की आंखें एक पल के लिए आशा से भर गईं। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं वह दिन देखने के लिए जीवित रह पाऊंगा। अगले दिन एल्डर यू ने किसी को रतन कवच के 20 सेट, स्वर्ण आध्यात्मिक स्याही की 20 बोतलें और 50 आत्मा पत्थर, साथ ही 5 तत्वों की आध्यात्मिक स्याही की 2 बोतलें तथा शेष रतन कवच को परिष्कृत करने के बाद वितरित करने को कहा। 50 स्पिरिट स्टोन एक जमानत थे, बाकी पैसे काम पूरा होने के बाद दिए जाएंगे। 5 तत्वों की आध्यात्मिक स्याही विशेष रूप से एल्डर यू द्वारा मोहुआ के लिए एक अतिरिक्त इनाम के रूप में मांगी गई थी, जो इन वस्तुओं की उच्च गुणवत्ता से बहुत खुश थे। आत्मा पत्थर और आध्यात्मिक स्याही मोहुआ में काफी समय तक टिके रहेंगे। हालांकि मॉन्स्टर हंटिंग फेस्टिवल 3 महीने बाद शुरू होने वाला था, मोहुआ इतना लंबा इंतजार नहीं करना चाहता था। उसने 1.5 महीने में ही इसे पूरा करने की योजना बनाई। अपने खाली समय में रोजाना 2-3 सेट पेंटिंग करता और ध्यान रखता कि उसकी साधना और उन्नत संरचनाओं का अध्ययन नजरअंदाज न हो। मोहुआ भी क्यूई शोधन के 5वें स्तर तक पहुंचने के लिए उत्सुक था ताकि वह अध्ययन के लिए एक मंत्र चुन सके। आधे महीने बाद जब मोहुआ ने 36वें लौह कवच संरचना की पेंटिंग पूरी कर ली और उसे जारी रखने की योजना बना रहा था, तो उसने अचानक अपने क्यूई सागर के बारे में कुछ असामान्य बात नोटिस की। मोहुआ की आंखें चमक उठीं और वह झट से ध्यान करने और अपनी सांसों को नियंत्रित करने के लिए बैठ गया। उसने एक स्पिरिट स्टोन निकाला और आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने लगा। एक अज्ञात अवधि के बाद मोहुआ का क्यूई सागर कांप उठा, उसकी आध्यात्मिक शक्ति में अराजकता फैल गई तथा धीरे धीरे वह स्थिर होकर थोड़ी अधिक गहन हो गई। वह क्यूई शोधन की 5वीं परत तक पहुंच गया था। मोहुआ कुछ हद तक प्रसन्न था, क्योंकि यह क्षेत्र एक साधक का आधार है। ऐसा प्रतीत होता है कि स्वर्ग ज्ञान जुए साधना तकनीक के साथ मध्यवर्ती और प्रमुख लोगों की सफलताओं में रहस्य संरचना की अड़चन को छोड़कर छोटे लोगों की उन्नति में कोई महत्वपूर्ण बाधाएं नहीं थीं और स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं थी। एक क्षण के लिए मोहुआ के मन में उस साधक के प्रति प्रशंसा की अंतहीन धारा उमड़ पड़ी जिसने ये तकनीक बनाई थी। अगर मैं इसी तरह साधना करता रहूं तो क्या ये संभव है? क्या मैं सचमुच अमर बन सकता हूं? मोहुआ के विचार भटकने लगे। फिर उन्होंने साधना के लिए आवश्यक आत्मा पत्थरों की भारी मात्रा,
यौगिक संरचना की जटिलता, जिससे संरचना पुस्तकें पढ़ते समय उन्हें सिरदर्द हो जाता था, तथा रहस्यमय संरचना के अज्ञात रहस्यों पर विचार किया। मोहुआ ने अपने काल्पनिक विचारों पर लगाम लगाई। साधना में व्यक्ति को व्यवहारिक होना चाहिए, अपनी समझ से परे महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए। साधना में व्यक्ति को व्यवहारिक होना चाहिए, अपनी समझ से परे महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए। मोहुआ ने मंत्र को अपने हृदय में 2 बार दोहराया, फिर अपनी क्यूई शोधन की 5वीं परत की योजना बनानी शुरू कर दी। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मंत्र है। क्या किसी को साधक कहा जा सकता है यदि वह मंत्र नहीं सीखता? ये शारीरिक साधकों के लिए तो ठीक है, लेकिन एक साधक के रूप में जो केवल आध्यात्मिक साधक बनने की आकांक्षा रखता है और बन भी सकता है, आप कुछ मंत्र सीखे बिना कैसे काम चला सकते हैं? लेकिन इन्हें किससे सीखा जाए? मोहुआ थोड़ा चिंतित था, क्योंकि अधिकांश राक्षस शिकारी शरीर साधक थे और आध्यात्मिक साधक बहुत कम थे। यदि हम कहें कि शरीर के साधकों के लिए, जो शरीर के शोधन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, राक्षस जानवरों का शिकार करना कुछ हद तक खतरनाक है, तो आध्यात्मिक साधकों के लिए, जो मंत्रों में विशेषज्ञ हैं, राक्षसों का शिकार करने के लिए पहाड़ों में जाना मूलतः ये शर्त लगाने के समान है कि वे पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं हैं। राक्षस शिकार के व्यवसाय में आध्यात्मिक साधकों और शरीर साधकों के बीच एक बड़ा अंतर है। यदि किसी आध्यात्मिक साधक पर किसी राक्षस पशु का आक्रमण हो जाए, तो शरीर साधक की तुलना में शरीर साधक के लिए जो मामूली चोट होगी, वह उसके लिए गंभीर चोट हो सकती है, और शरीर साधक के लिए जो गंभीर चोट होगी, वह उसकी मृत्यु का कारण बन सकती है। यदि शरीर साधक की मृत्यु हो जाती है, तो आध्यात्मिक साधक के पास मुश्किल से एक पूरा शरीर बचेगा। इस प्रकार राक्षस शिकारियों के बीच बहुत कम आध्यात्मिक साधक हैं, न केवल इसलिए कि बहुत कम लोग आध्यात्मिक साधक बनना चुनते हैं, बल्कि इसलिए भी कि बहुत कम आध्यात्मिक साधक जीवित रहते हैं। जब तक कि किसी के पास वास्तव में कोई विकल्प न हो, जैसे मोहुआ। यदि वह मजबूत और हृष्ट-पुष्ट होता, तो वह एक शरीर साधक बन जाता। मास्टर चेन उसके लिए एक हरे ड्रैगन से उत्कीर्ण कटार बनवाते और राक्षसों के समूह पर हमला कर देता, चारों ओर कत्लेआम मचा देता। ये सोचना ही रोमांचकारी है। लेकिन इस विचार में एकमात्र दोष यह है कि यह सिर्फ एक विचार है। श्री जुआंग से मार्गदर्शन लेने के बारे में आपका क्या विचार है? मोहुआ ने सिर हिलाया। अगर मिस्टर जुआंग उसे गठन तकनीक सिखा सके तो उसे खुशी होगी, उनसे मंत्र मांगना थोड़ा गुस्ताखी होगी। इसके अलावा ये बताना मुश्किल है कि श्री जून क्या अभ्यास करते हैं। उनकी प्राणशक्ति प्रबल नहीं लगती, उनकी आध्यात्मिक शक्ति अदृश्य है, और उनकी दिव्य भावना क्षीण प्रतीत होती है। कुल मिलाकर एक रहस्यमय और मायावी गुरु। यदि वह श्री जुआंग से पूछे और किसी तरह उन्हें अप्रसन्न कर दे, यहाँ तक कि प्रशिक्षण का ज्ञान भी खो दे, तो ये तिल के बीज की खोज में तरबूज खोने जैसा होगा, एक बहुत बड़ी हानि। आंटी जू की मदद लेने के बारे में क्या ख्याल है? वह हमेशा मोहुआ के प्रति काफी दयालु रही हैं। हाँ, आंटी जू शायद भ्रम तकनीक का अभ्यास करती हैं, जिसे मोहुआ अपनी योग्यता के साथ न तो योग्य है और न ही सीखने में सक्षम है। बहुत विचार करने के बाद केवल एक ही व्यक्ति ऐसा प्रतीत हुआ जो मोहुआ की मदद कर सकता था। मोहुआ ने क्यूई रिफाइनिंग स्पेल रिकॉर्ड की एक प्रति उठाई, जिसमें क्यूई रिफाइनिंग क्षेत्र के लिए कुछ बुनियादी मंत्रों का विवरण दिया गया था। बेशक केवल सूचकांक उन्हें कैसे विकसित किया जाए, इस बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं थी। मोहुआ ने कवर पर जादू के लिए अक्षरों को बड़ा करने की भी स्वतंत्रता ली, जिससे यह एक नज़र में किसी के लिए भी आसानी से ध्यान देने योग्य हो गया। सुबह सुबह मोहुआ हाथ में क्यूई रिफाइनिंग स्पेल रिकॉर्ड लिए एक रेस्टोरेंट में मछली पकड़ने के लिए तैयार बैठा था। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ा और मौसम साफ हुआ, मछलियां आ पहुंची। झांग लैन सड़क पर धूप सेंकते हुए दिखाई दिए, आलस से खींचे हुए थे और फिर रेस्तरां की ओर चले गए। मोहुआ ने उसे अनदेखा कर दिया और ऐसा दिखावा किया जैसे वह अपनी किताब में डूबा हुआ है। झांग लैन रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ, अपनी सामान्य जगह पर बैठा, एक बर्तन में शराब, एक मांस का व्यंजन, एक फल का व्यंजन मंगवाया और फिर बोरियत से इधर उधर देखने लगा। इसी दौरान उसकी नज़र मोहुआ पर पड़ी और स्वाभाविक रूप से उसके हाथों में किताब और पन्नों पर प्रमुखता से लिखा जादू भी। झांग लैन ने ध्यान से जांच की और पाया कि पुस्तक के कवर पर लिखा था क्यूई रिफाइनिंग स्पेल रिकॉर्ड। उसने अपने मन में कुछ बार जादू और क्यूई शोधन शब्दों को दोहराया और अचानक उसे न्याय की लहर महसूस हुई। मोहुआ की पिछली किताब यौगिक संरचना की प्रारंभिक समझ ने उन्हें लगभग गटर में डूबने पर मजबूर कर दिया था, और उसके बारे में सोचकर ही आज भी उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है।
लेकिन जब तक बात संरचनाओं की नहीं, या सिर्फ यौगिक संरचनाओं की नहीं, झांग लैन को किसी बात का डर नहीं था। इसके अलावा ये क्यूई शोधन मंत्र था। इन दोनों श्रेणियों में उन्हें अपनी क्षमता दिखाने से कोई नहीं रोक सका। झांग लैन ने जानबूझकर खांसकर अपना गला साफ किया, मुंह हुआ की ओर झुकी और सहजता से बोली, ओह, तुम ये क्या पढ़ रही हो? क्या तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है जो मैं तुम्हें सिखाऊं? मुंह हुआ ने मन ही मन सोचा, मैंने जानबूझकर किताब का शीर्षक इतना बड़ा लिखा है कि वह कई झांक दूर से भी दिखाई दे, और तुम अब भी पूछ रहे हो कि यह कौन सी किताब है। ये दिखावटी हरकत क्या इससे ज्यादा बनावटी हो सकती है? कोई जरूरत नहीं, मैं बस देख रहा हूं, मुंह हुआ ने कहा। मुंह हुआ जितना मना करता गया, झांग लैन उतना ही ज्यादा उत्सुक होता गया। उसने झुककर एक नजर डाली और फिर किताब का शीर्षक देखने का नाटक करते हुए कहा, क्यूई शोधन तकनीक संकलन बुरा नहीं है ना, मंत्र सीखने में रुचि है। क्यूई शोधन के 5वें स्तर तक पहुंच गए। अभी 5वें स्तर पर पहुंचा हूं, पहले देखूंगा, कोई जल्दी नहीं है, मुंह हुआ ने शांत भाव से कहा। कैसा रहेगा? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको सिखाऊं? झांग लैन ने भौहें चढ़ाईं। चाचा झांग, क्या आप एक आध्यात्मिक साधक हैं? ठीक है, कुछ कुछ, उन्होंने जवाब दिया। कुछ कुछ, इसका क्या मतलब है? ओह, एक अधपका, मुंह हुआ ने कहा। झांग लैन का चेहरा काला पड़ गया, क्या अधपका? इतनी छोटी उम्र में ये बेतुके शब्द कहाँ से सीखे? तुम्हारी रक्त क्यों कमजोर नहीं लग रही है, और मुझे तुम में कोई खास आध्यात्मिक शक्ति नहीं दिख रही। क्या मैं इसे ठीक से नहीं देख पा रहा हूं? मुंह हुआ ने पूछा। झांग लैन ने गर्व से कहा, मैंने अपनी आभा को छिपाने के लिए एक मंत्र का प्रयोग किया था, बेशक आप इसे पहचान नहीं सकते। अगर आप जैसा युवा ऐसा कर सकता है तो क्या मेरी साधना के सारे वर्ष व्यर्थ नहीं जाएंगे? ओह, तो क्या इसे आत्मा और शरीर की दोहरी साधना माना जाता है? मुंह हुआ ने उत्सुकता से पूछा। आत्मा और शरीर की द्वैत साधना इतनी आसान नहीं है। मैंने बस अपने शरीर का कुछ अभ्यास किया है ताकि शरीर साधना करने वाले साधकों से नजदीकी से लड़ते समय मुझे कोई नुकसान न हो। मेरा मुख्य ध्यान अभी भी मंत्रों पर है। आत्मा और शरीर की द्वैत साधना करने वाले साधक के लिए असाधारण प्राकृतिक प्रतिभा, एक प्रतिष्ठित पारिवारिक वंश और प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती है। हो सकता है कि आप अपने पूरे जीवन में ऐसे किसी साधक से भी न मिले, झांग लैन ने दुख व्यक्त किया। मुंह हुआ ने अपनी जीभ चटकाए। प्रतिभा, वंश और संसाधन, ये सभी आवश्यकताएं मुंह हुआ के लिए स्वर्ग की तरह दुर्गम थीं, इसलिए अगर वह 10,000 बार भी पुनर्जन्म ले तो भी वह इन मानदंडों पर एक बार भी खरा नहीं उतर पाएगा। तो फिर अंकल झांग, क्या आप जादू करने में अच्छे हैं? झांग लैन ने गर्व से उत्तर दिया, बुरा नहीं है, बस ठीक ठाक है, ऐसा मुझे लगता है। तो इसका मतलब है कि आप बहुत अच्छे नहीं हैं, है ना? झांग लैन बेहद चिढ़कर मुंह हुआ के सिर पर थपथपाया, मैं विनम्र हो रही हूं, समझ रहे हो? विनम्र? मुंह हुआ ने अपना सिर रगड़ते हुए पूछा, तो आप और आंटी जू में से कौन ज्यादा प्रभावशाली है? वह ठीक है। झांग लैन हिचकिचाया, उसके साथ अभ्यास किए बिना मुझे कैसे पता चलेगा? क्या आप कोई भ्रम तकनीक जानते हैं? बिल्कुल नहीं, उन्होंने स्वीकार किया। मुंह हुआ ने कहा, आंटी जू को मायावी विद्या आती है, लेकिन तुम्हें नहीं, तो तुम तो उनके जितनी काबिल नहीं हो सकती। जब मुझे समय मिलेगा मैं आंटी जू से पूछूंगी, देखूंगी कि मुझे कौन से मंत्र सीखने चाहिए। Unconvinced, Zhang Lan retorted, I just don't know illusion techniques, but other spells are not necessarily weaker than hers. Really? Mo Hua looked at Zhang Lan skeptically. For spells of the Qi refinement realm, you can ask me anything. Alright then, if I want to learn spells now, which one should I start with? Do you have any in mind? Zhang Lan asked. Mo Hua handed Zhang Lan the Qi refining technique compilation. I picked out a few spells. You tell me which one I should learn first. Zhang Lan took the book, flipped through a few pages, and saw several spells circled with a pen. Fireball technique, water arrow technique, golden blade technique, earthstone technique. All could be learned in the middle stages of Qi refinement. The spells were not difficult and the spiritual power required was not excessive. Freewebnovel.com. Zhang Lan nodded. Starting from the basic spells and not aiming too high, Mo Hua's choices were pretty good. Many cultivators, when first learning spells, only want to learn those of high grade, great power, or rarity. But they do not realize that with high grade comes the need for more spiritual power. Greater power means longer casting time, and the rarer the spell, the more stringent the requirements for learning it.
let alone mastering the spell. Even if they did, using up more than half of their spiritual power for one spell if they miss their target would essentially leave them sitting ducks. Zhang Lan stared at Mo Hua for a while and suddenly realized a problem. The spells you picked, they're all attack-oriented. Mo Hua was stunned for a moment. If I don't learn attack spells, then what should I learn? Don't you think about how to save your life? Alright, Mo Hua had a sudden revelation. I need to be able to save my life first. If I can't even save my own life, who am I going to attack? The incident with Qianxing had also made him understand that cultivators must have means to save their own lives. Otherwise, in sudden danger, without the power to protect themselves, they would fall into a passive deadlock. What are the life-saving spells then? Golden Bell Shield. Mo Hua humbly asked for advice. Golden Bell Shield is not bad, but it's not very useful for you. Why? Mo Hua didn't understand. Zhang Lan looked at Mo Hua with a somewhat disdainful glance. Haven't you realized that your spiritual power is actually not strong? That's because my cultivation is low, Mo Hua argued with reason. Part of it is because your cultivation is low, but isn't the quality of your spiritual root itself just mediocre? If I'm not mistaken, the cultivation technique you're learning doesn't add much to your spiritual power either. So the spiritual power within your Qi must be weaker than others at the same realm. Although Mo Hua was reluctant to admit it, it seemed that this was indeed the fact. झांग लैन ने मन ही मन सोचा कि यह अच्छी बात है कि मो हुआ की आध्यात्मिक मूल प्रतिभा औसत थी। अगर उसकी आध्यात्मिक मूल प्रतिभा उसकी निर्माण प्रतिभा जितनी ही अच्छी होती तो भविष्य में क्या होता। वास्तव में स्वर्गीय दाओ अपेक्षाकृत निष्पक्ष है। झांग लैन ने आगे समझाया, अगर आपकी आध्यात्मिक शक्ति कमजोर है तो गोल्डन बेल शील्ड जैसा कोई रक्षात्मक मंत्र भी इस्तेमाल करने पर भी वह ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। एक बार आपकी आध्यात्मिक शक्ति खत्म हो जाए तो आप फिर भी बेबस ही रहेंगे। इसके अलावा गोल्डन बेल शील्ड को इस्तेमाल करने के लिए खतरे की पूर्व जानकारी और आध्यात्मिक शक्ति का पूर्व संचालन आवश्यक है। अगर आप पर घात लगाकर हमला किया जाता है और आपके पास इसे इस्तेमाल करने का समय नहीं है तो मंत्र भूल जाना ही बेहतर होगा। मो हुआ चिंतित हो गया, तो फिर मुझे क्या सीखना चाहिए? तो क्या तुम्हें भी चिंता के पल आते हैं, है ना? इससे तुम्हें सीख मिलेगी कि तुम मुझसे पूछना क्यों नहीं चाहती। झांग लैन कुछ देर तक मन ही मन खुश होता रहा। क्यूई शोधन क्षेत्र में हर समस्या छोटी है, जब तक कि इसमें गठन शामिल न हो। झांग लैन ने थोड़ा नाटक किया और फिर मो हुआ से कहा, आप आंदोलन तकनीक सीख सकते हैं। आंदोलन तकनीक? यदि आप गोल्डन बेल शील्ड जैसा रक्षात्मक मंत्र सीखते हैं तो हमले का सामना करते हुए आप केवल उसका सीधा सामना कर पाएंगे। झांग लैन ने मो हुआ की ओर देखा, लेकिन आपका भौतिक शरीर और आध्यात्मिक शक्ति ज्यादा मार नहीं झेल सकती। मो हुआ ने गहरी सहमति में सिर हिलाया। इसलिए आप गति तकनीक सीखते हैं। आप हमला करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं और चकमा देने के लिए पीछे हट सकते हैं, और अगर यह वास्तव में काम नहीं करता है तो भी आप भाग सकते हैं, झांग लैन ने कहा। क्या इसमें कोई कमी नहीं होगी? इसमें कमियां जरूर होंगी। अगर आप रक्षात्मक मंत्र का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी आध्यात्मिक शक्ति खत्म होने से पहले आप कम से कम कुछ वार झेल सकते हैं। लेकिन अगर आप बचने के लिए गति तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं तो या तो आपको बिना किसी खरोंच के चतुराई से आगे बढ़ना होगा, या फिर अगर ऐसा नहीं है तो जैसे ही आप अचानक पकड़े जाएंगे और कोई आपकी कोई खामी ढूंढ लेगा तो अक्सर आप बर्बाद हो जाएंगे। तो ऐसा है कि अगर मैं कोई गलती करूं तो मुझ पर बिना किसी बचाव के हमला हो जाएगा। क्या आपका मतलब यही है? बिल्कुल। मो हुआ एक पल के लिए झिझका, फिर बोला, रक्षात्मक मंत्र? एक बार मेरी आध्यात्मिक शक्ति समाप्त हो जाए तो मैं दूसरों की दया पर निर्भर हो जाऊंगा। गति तकनीक? अगर किसी को कोई कमी नजर आ जाए तो मैं भी उतना ही असुरक्षित हो जाऊंगा। लेकिन कम से कम गति तकनीकों से मैं हमला कर सकता हूं या पीछे हट सकता हूं। अगर मैं गोल्डन बेल शील्ड सीख लेता हूं तो अगर वह टिक नहीं पाती तो मैं उसे रोक नहीं सकता या भाग नहीं सकता। क्या तुमने अपना मन बना लिया है? हाँ, मैं आंदोलन तकनीक सीखूंगा। झांग लैन ने सिर हिलाया, यह आपकी समझदारी है। चूंकि आप दोनों दुनियाओं का सर्वश्रेष्ठ नहीं पा सकते, इसलिए आपको अपनी ताकत पर खेलना चाहिए और अपनी कमजोरियों से बचना चाहिए। झांग लैन ने क्यूई रिफाइनिंग तकनीक संकलन उठाया, उसे पलटा, फिर मेज से एक कलम उठाया और कई आंदोलन तकनीकों को चिन्हित किया। मो हुआ को अभ्यास करने के लिए एक चुनने के लिए तैयार किया, जब उसे अचानक एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है।
ये गति तकनीकें क्यूई शोधन क्षेत्र में आम थीं। मो हुआ के लिए इन्हें सीखना ठीक था, लेकिन अगर ये आम होती तो दूसरे भी इन्हें सिखा सकते थे। इससे कैसे पता चलता कि वह श्रेष्ठ है? मो हुआ के साथी वास्तव में सीमित क्षितिज वाले अधिकतर ढीले साधक थे, लेकिन असाधारण अंतर्दृष्टि वाले साधक भी कम नहीं थे। किसी और का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं, वो सज्जन जो मो हुआ को निर्माण तकनीक सिखाते थे, निश्चित रूप से एक औसत साधक नहीं थे। मो हुआ द्वारा आंटीजू कहलाने वाली महिला, जो धुंध में लिपटी हुई थी, संभवतः भ्रम तकनीकें कर सकती थी। अन्य मंत्रों की तो बात ही छोड़ दे, वे 2 बच्चे भी थे जो उस दिन उनके साथ सड़कों पर टहल रहे थे, जिनका उपनाम बाय प्रतीत होता था, जिनके रूप और व्यवहार से उनकी असाधारण पृष्ठभूमि का पता चलता था। और फिर उनके पिता मो शान थे, जिन्होंने औसत साधना करते हुए भी पहाड़ों में राक्षसों का शिकार करने में वर्षों बिताए थे, और उनका निर्णय और अनुभव निश्चित रूप से कमजोर नहीं था। झांग लैन ने मन ही मन सोचा, अगर उन्हें पता चल गया कि उसने मोहुआ को मिट्टी के समान सामान्य गति तकनीक सिखाई है, तो मोहुआ को नीची नजर से नहीं देखा जाएगा। एक साधारण बच्चा मोहुआ क्या समझ सकता था? जब समय आएगा तो जिसका उपहास किया जाएगा वह स्वयं झांग लैन होगा। freewebnovel.com। उस घूंघट वाली महिला द्वारा उसे तिरस्कार से देखने के विचार ने ही झांग लैन को कुछ हद तक इसे स्वीकार करने में असमर्थ बना दिया। नहीं, वह अपनी प्रतिष्ठा खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था। यह मामला न केवल मेरी व्यक्तिगत गरिमा से संबंधित है, बल्कि झांग परिवार के सम्मान से भी संबंधित है। मैं दूसरों को ये सोचने नहीं दे सकता कि झांग परिवार में ताओ साधना का कोई आधार नहीं है, झांग लैन ने खुद को उचित ठहराया। झांग लैन ने मो हुआ से कहा, ये सभी गति तकनीकें काफी सामान्य हैं, मैं तुम्हें कुछ अलग सिखाऊंगी। अलग? हाँ, सामान्य गति तकनीकों से अलग। मो हुआ वास्तव में परेशान था। उसका मूल इरादा ये था कि झांग लैन उसे कुछ संकेत दे कि कौन से मंत्रों का अध्ययन करना है, अधिमानतः ऐसे मंत्र जिनके बारे में सभी ने पहले सुना हो और जिनका अभ्यास किया हो। यदि सभी ने उनका अभ्यास किया है, तो वे मंत्र व्यवहारिक होंगे और बहुत अधिक खराब नहीं होंगे, क्योंकि साधक ऐसे मंत्र सीखने में अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाएंगे जो पूरी तरह से बेकार है। और यदि सभी ने उनका अभ्यास किया था, तो इसका मतलब था कि मंत्र अपेक्षाकृत स्थिर थे। भले ही झांग लैन ने बाद में सिखाना बंद कर दिया हो, फिर भी मो हुआ मंत्रों के बारे में किसी भी संदेह के लिए दूसरों से परामर्श कर सकता था। लेकिन अब झांग लैन ने मो हुआ को कुछ अलग सिखाने का इरादा किया। इससे मो हुआ आशंकित हो गया, क्योंकि इस मंत्र की साधना के लिए कुछ कीमती आध्यात्मिक वस्तुओं की आवश्यकता हो सकती थी, जिन्हें वह वास्तव में वहन नहीं कर सकता था। ये क्या बात है? झांग लैन मेज पर हल्के से थपथपाए बिना न रह सकी। तुम इतने अनिच्छुक क्यों लग रहे हो? दूसरे लोग मुझसे सिखाने की विनती करते हैं और मैं मना कर देती हूँ। जब तुम्हें कोई सस्ता सौदा मिल रहा हो तो प्यारा बनने की कोशिश मत करो, बच्चे। मैं बस अंकल झांग को परेशान करने के बारे में चिंतित हूँ। मोहुआ ने अपना सिर खुजलाया। क्या आप मुझे सिखाने के लिए इस पुस्तक से कोई भी आंदोलन तकनीक चुन सकते हैं? मोहुआ ने क्यूई शोधन तकनीक संकलन खोला। इसमें सामान्य क्यूई शोधन क्षेत्र की तकनीकें थीं, जो निचले स्तर के मुक्त साधकों के लिए प्रसिद्ध थीं, और मो हुआ को इसे सीखने में अधिक सहजता महसूस हुई। बिल्कुल नहीं, मैं इतना बड़ा अपमान नहीं सह सकती। झांग लैन ने दृढ़ता से असहमति जताई, चाहे कुछ भी हो। मो हुआ को समझ नहीं आया, मंत्र सीखना शर्म का कारण कैसे हो सकता है। अपना मन बनाते हुए झांग लैन ने दांत पीसते हुए कहा, मैं तुम्हें जल पारगमन चरण सिखाऊंगा। ये झांग परिवार की अंतिम तकनीक है। मो हुआ ने बहुत देर तक हिचकिचाते हुए कमजोरी से पूछा, क्या आपके कबीले की अंतिम तकनीक इतनी बेकार है कि आप इसे ऐसे ही किसी को सिखा देंगे? झांग लैन इतना क्रोधित था कि उसने लगभग खून थूक दिया। उसने मो हुआ का कॉलर पकड़ लिया, उसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उठा लिया और कहा, मेरे पीछे आओ। लियू रुहुआ ने दूर से ये सब देखा, लेकिन वह जानती थी कि झांग लैन ताओवादी दरबार का पर्यवेक्षक था और मो हुआ के साथ उसके अच्छे संबंध थे। वह मो हुआ के लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाएगा, इसलिए उसने हस्तक्षेप नहीं किया। उसने मन ही मन सोचा कि दरबारी नेता झांग अपनी उम्र के बावजूद अभी भी मो हुआ से बहुत अलग नहीं है। मो हुआ का कॉलर पकड़कर झांग लैन उसे टोनगक्सियन शहर के बाहर एक पहाड़ की तलहटी में ले आए। ये स्थान हरे भरे जंगलों और शांति से घिरा हुआ था। यहाँ पर्यटक बहुत कम आते थे। आध्यात्मिक शक्ति को अपने ऊपर उठते हुए महसूस करते हुए मो हुआ के पैर जमीन से उठ गए और दुनिया उसके चारों ओर घूम गई। आसपास का दृश्य पीछे की ओर चला गया। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो वे तोंगशियान शहर के बाहर कहीं पहुंच चुके थे। चाचा झांग, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं?
मोह हुआ खुद को पूछे बिना नहीं रह सका। इस तलवार से मुझे भोंक दो। झांग लैन ने मोह हुआ को सोने और चीड़ की नक्काशी से जड़ी एक तलवार दी, जो स्पष्ट रूप से कोई सामान्य वस्तु नहीं थी। मोह हुआ ने अपना मुंह खोला, ये सही नहीं लगता। अगर मैं तुम्हें छुरा मारने को कहूं तो मार दो। अगर मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई तो क्या होगा? मोह हुआ ने अपनी चिंता व्यक्त की। झांग लैन ने अवाक होकर मोह हुआ को देखा, जिससे उसे एहसास हुआ कि उसने शायद खुद को थोड़ा ज्यादा आंक लिया था। मोह हुआ की साधना के साथ यदि झांग लैन स्थिर खड़ा रहे और उसे पूरे दिन तलवार से वार करने दे तो वह उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। ठीक तो, अगर झांग लैन को डर नहीं था तो उसे किस बात का डर था? मोह हुआ ने तलवार पकड़ ली, झांग लैन पर वार करने के लिए तैयार, लेकिन कोशिश करने के बाद उसने कहा, नहीं, ये काम नहीं करेगा। तुम्हारा क्या मतलब है कि अब ये काम नहीं करेगा? झांग लैन ने पूछा। मैं इस तलवार को हिला नहीं सकता, मोह हुआ ने धीरे से कहा। झांग लैन किस तरह की तलवार इस्तेमाल कर रही थी? वह इतनी भारी क्यों थी? क्या वह सचमुच आध्यात्मिक साधक के लिए बनी तलवार हो सकती थी? झांग लैन ने आह भरी और थोड़ा ऊपर की ओर इशारा किया। इससे पहले कि मोह हुआ कुछ समझ पाता, पेड़ से एक टहनी का एक टुकड़ा टूटकर गिर पड़ा। इस शाखा का उपयोग करें। ओह, मोह हुआ ने सिर हिलाया। उसने शाखा पकड़ी, ध्यान केंद्रित करने के लिए सांस रोकी, अपनी शक्ति शाखा के माध्यम से प्रवाहित की और झांग लैन पर जोर से प्रहार किया। बेशक मोह हुआ की शक्ति लगभग नगण्य थी, आखिरकार वह कोई शरीर साधक तो थी नहीं। लेकिन अगले दृश्य ने मोह हुआ को हक्का बक्का कर दिया। मोह हुआ की शाखा झांग लैन के शरीर में घुस गई थी। मोह हुआ चौंक गई, लेकिन होश में आने पर उसे एहसास हुआ कि शाखा पर कोई बल प्रतिक्रिया नहीं हुई थी। उसने असल में किसी चीज पर वार नहीं किया था। जब उसने गौर से देखा तो उसने देखा कि झांग लैन का आकार धीरे धीरे धुंधला हुआ और फिर गायब हो गया, और झांग लैन एक कदम दूर फिर से प्रकट हो गई। यद्यपि मोह हुआ को नहीं पता था कि क्या हुआ था, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली महसूस हुआ। क्या ये कोई गतिविधि तकनीक है? झांग लैन हल्के से हंसी, फिर उसकी आकृति धुंध की तरह बिखर गई और मोह हुआ के चारों ओर कई प्रतिरूप बन गए। वह न तो अपनी आंखों से देख पा रही थी, न ही अपनी दिव्य इंद्रियों से। थोड़ी देर बाद सारी आध्यात्मिक शक्ति समाप्त हो गई और झांग लैन अपने मूल स्थान पर वापस आ गया, मानो वह कभी हिला ही न हो। मोह हुआ पूरी तरह से हैरान था। मोह हुआ के अनुभवहीन रूप को देखकर झांग लैन को काफी ताजगी महसूस हुई, लेकिन उसके चेहरे के भाव उदासीन रहे। अब आप सीखना चाहते हैं, है ना? मोह हुआ सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं सका। इस गति तकनीक को जल पारगमन चरण कहा जाता है, जो मेरे झांग परिवार की एक परम तकनीक है, जिसे आमतौर पर बाहरी लोगों को नहीं सिखाया जाता। जल पारगमन चरण आध्यात्मिक साधकों के लिए एक गति तकनीक है जो आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके शरीर को नियंत्रित करती है, जिससे साधकों के हमलों से बचने के लिए तंग जगहों में भी तेज और फुर्तीली गति संभव होती है। और इसके उन्नत चरणों में व्यक्ति किसी की दृष्टि को भ्रमित करने और उसकी दिव्य भावना को भ्रमित करने के लिए प्रतिबिंब भी बना सकता है। मोह हुआ ने ध्यान से सुना, फिर चिंतित होकर कहा, लेकिन अगर तुम मुझे सिखा दोगे तो क्या इसे खुलासा नहीं माना जाएगा? क्या झांग परिवार तुम्हें सजा नहीं देगा? अगर हाँ तो चलो इसे भूल जाते हैं। आपको ये तकनीक पसंद नहीं है, यह अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको परेशानी नहीं देना चाहता, मोह हुआ ने कुछ असमंजस में कहा। झांग लैन एक पल के लिए रुकी और फिर हंसते हुए बोली, चिंता मत करो। अगर मैं तुम्हें सिखाने की हिम्मत करूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कबीले के वो पुराने जिद्दी लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। freewebnovel.com। मैं बस कुछ महीनों के लिए बंद हो जाऊंगा या अधिक से अधिक कुछ दिनों के लिए पैतृक हॉल में घुटने टेकूंगा। झांग लैन ने मन ही मन कहा, बेशक वह ऐसा कुछ नहीं कहेगा जिससे उसकी हैसियत कम हो जाए। ओह, ठीक है, मोह हुआ ने सिर हिलाया, फिर पूछा, लेकिन अगर मैंने इसे सीख लिया तो क्या तुम्हारा परिवार इस तकनीक को गुप्त रखने के लिए मुझे मार नहीं देगा? झांग लैन खुद को रोक नहीं पाए और मोह हुआ के माथे पर फिर से हाथ फेरने लगी। तुम्हारे छोटे से दिमाग में क्या भरा है? तुम ऐसी बेतुकी बातें कैसे बोल सकती हो? हमारा झांग परिवार एक वैध कुलीन कुल है जिसकी पारिवारिक परंपराएं सख्त हैं। हम हर मोड़ पर किसी को कैसे चुप करा सकते हैं? हालांकि जल पारगमन चरण एक परम तकनीक है, लेकिन इसे आगे बढ़ाना पूरी तरह से वर्जित नहीं है। मैं तुम्हें चुपके से सिखाऊंगी और तुम चुपके से सीख जाओगे, कोई परेशानी नहीं होगी। अगर किसी को पता चल जाए तो कह देना कि मैंने तुम्हें सिखाया है और सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल देना। झांग लैन ने बड़ी बेबाकी से कहा।
अगर यह कोई बड़ी बात नहीं है तो मैं इसका ठीकरा तुम पर क्यों फोड़ूं? मैं तो बस यही कहूंगा कि मैंने इससे एक भाग्यशाली संयोग से सीखा है। क्या ये काम नहीं करेगा? मो हुआ ने पलक झपकाते हुए धीरे से पूछा। freewebnovel.com। झांग लैन ने भौहें चढ़ाई और कहा, आप जो कह रहे हैं वह कुछ हद तक सही लगता है। यदि झांग परिवार महुआ के लिए मुश्किलें पैदा नहीं करेगा तो उसे जिम्मेदारी लेने के लिए आगे क्यों आना चाहिए? अगर यह बात उजागर हो जाती और कबीले के बुजुर्गों को पता चल जाता तो कुछ महीनों के लिए जेल में बंद रहना उसके लिए लगभग आम बात थी। लेकिन आखिरकार जमीन पर गिरकर पैतृक भवन में घुटने टेकना कोई गर्व की बात नहीं थी। अगर इससे बचा जा सके तो और भी अच्छा। तो फिर तुम्हें किसी बहाने की जरूरत होगी, झांग लैन ने कहा। freewebnovel.com। मैं बस इतना कहूंगा कि पास से गुजर रहे एक दयालु चाचा ने मुझे ये सिखाया था। अगर वे नाम पूछते तो मुझे नहीं पता। अगर वे पूछते कि वह कैसा दिखता था तो मैं कब का भूल चुका होता, मो हुआ ने जवाब दिया। ठीक है, जब तक कि वह दयालु चाचा मैं नहीं हूं। अपने मन में कोई चिंता न रखते हुए झांग लैन ने कहा, मैं तुम्हें अभी जल पासिंग स्टेप सिखाऊंगा, जब भी मौका मिले इसका अभ्यास करना। जल पारगमन चरण विशेष रूप से आध्यात्मिक साधकों के लिए एक गतिविधि तकनीक है जो शरीर को निर्देशित करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करती है, जिससे तंग स्थानों में आगे बढ़ने या पीछे हटने के लिए चपलता और स्वतंत्रता प्राप्त होती है। गति तकनीक की कुंजी आध्यात्मिक शक्ति को अत्यंत सटीकता से नियंत्रित करने के लिए दिव्य इंद्रिय का उपयोग करने, आध्यात्मिक शक्ति को संबंधित मेरिडियन तक निर्देशित करने और फिर शरीर का मार्गदर्शन करने में निहित है। इस तरह आप कुछ ही इंच की दूरी पर तेजी से गति और बदलाव कर सकते हैं और पल भर में अपने विरोधियों की तलवारों से बच सकते हैं। झांग लैन ने मो हुआ को गति तकनीक का अभ्यास करने की अनिवार्य बातें समझाईं और फिर उसे एक मेरिडियन चार्ट दिया। ये चार्ट जल मार्ग चरण की विभिन्न गतियों के लिए मेरिडियन में आध्यात्मिक शक्ति संचार के अनुक्रमिक मार्गों और विशिष्ट मंत्र बिंदुओं को दर्ज करता है। इसे घर ले जाएं, इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और इसे दृढ़ता से याद कर लें। बाद में इसे जला देना न भूलें ताकि कोई निशान न छूटे। मेरिडियन चार्ट के पीछे एक सरल शरीर शोधन तकनीक भी है। क्या ये कोई जादू नहीं है? मुझे शरीर सुधारने की भी क्या जरूरत है? मो हुआ को अपनी शारीरिक क्षमता पर बहुत कम भरोसा था। झांग लैन ने मो हुआ की समझ को सही किया। आध्यात्मिक साधक वे हैं जो आक्रमण के लिए मंत्रों को सक्रिय करने हेतु आध्यात्मिक शक्ति पर निर्भर करते हैं, न कि वे जो केवल आध्यात्मिक शक्ति की साधना करते हैं। भौतिक शरीर और आध्यात्मिक शक्ति दोनों ही एक साधक के लिए मूलभूत हैं, इनमें से किसी का भी अभाव नहीं हो सकता। मंत्रों के लिए भी वे शरीर से पूरी तरह अलग नहीं हैं। बात बस इतनी है कि आध्यात्मिक साधकों के लिए मंत्र इतने महत्वपूर्ण हैं कि उनकी तुलना में भौतिक साधना वैकल्पिक लग सकती है। समझाने के बाद झांग लैन ने मो हुआ को कुछ आश्वासन दिया। चिंता मत कीजिए, जल पासिंग स्टेप के साथ आने वाली शरीर परिशोधन तकनीक शरीर की मजबूती को मजबूत करने के बारे में नहीं है। यह एक शरीर परिशोधन विधि है जो अंगों को लचीला और शरीर को समन्वित बनाती है। चूंकि जल पारगमन चरण शरीर को चलाने के लिए आध्यात्मिक शक्ति पर निर्भर करता है। यदि शरीर असंगठित है या पैर और पंजे कठोर हैं, तो आप तकनीक का सही ढंग से उपयोग करने से पहले ही आध्यात्मिक शक्ति के कारण अपने टेंडन और हड्डियों को घायल कर सकते हैं। झांग लैन ने विस्तार से समझाया और मो हुआ ने ध्यान से सुना। कुछ ही देर में झांग लैन ने पढ़ाना समाप्त कर दिया और फिर कहा, अब इसे आजमा कर देखो कि तुमने कितना समझ लिया है। मो हुआ ने आध्यात्मिक शक्ति को प्रवाहित किया, उसे जल मार्ग के चरण के चार्ट पर दर्ज जटिलताओं के अनुसार संचालित किया और वास्तव में अधिक हल्का और चुस्त महसूस किया। मो हुआ एक शक्तिशाली दिव्य ज्ञानेंद्रिय वाले निर्माण गुरु होने के नाते और सामान्य निर्माण गुरु से भी अधिक शक्तिशाली होने के साथ साथ स्वर्गीय यानजुए की साधना के कारण दिव्य ज्ञानेंद्रिय पर उनका नियंत्रण बहुत मजबूत था। इस प्रकार जल मार्गी चरण में आध्यात्मिक शक्ति का संचार निर्बाध था। यह तकनीक मो हुआ की कल्पना से कहीं अधिक सरल लग रही थी। मो हुआ ने वाटर पासिंग स्टेप का उपयोग करके एक कदम आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन उसके दाहिने पैर ने आध्यात्मिक शक्ति को बहुत तेजी से स्थानांतरित कर दिया, जबकि उसका बायां पैर थोड़ा पीछे रह गया, जिसके परिणामस्वरूप वह फिसल गया और वह मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। अपना सिर उठाकर चेहरे से कीचड़ पोंछते हुए उसका मुंह अभी भी मिट्टी से भरा हुआ था। मो हुआ ने बड़बड़ाते हुए कहा, यह इतना आसान नहीं लगता। झांग लैन ने यह देखा और सोचा कि यह अधिक सही लगता है कि संरचनाओं को जल्दी से सीखना एक बात है, लेकिन मंत्रों के साथ ऐसा नहीं होगा।
मोहुआ ने कई बार कोशिश की, लेकिन फिर भी सफल नहीं हो सका, या तो इसलिए कि उसके हाथों और पैरों में आध्यात्मिक शक्ति का तालमेल नहीं था और वह फिसल गया, या फिर उसने अपने उसी हाथ और पैर को एक साथ हिलाया और अपने नितंबों के बल जमीन पर गिर पड़ा। झांग लैन ने धूल से ढके मोहुआ को अपरिवर्तित भाव से देखा, अपने दिल में मन ही मन प्रसन्नता महसूस की और मन ही मन सोचा, अब तुम जानते हो कि मंत्र सीखना आसान नहीं है। झांग लैन का मुख्य अभ्यास अन्य गति तकनीकों का था, और वह जल पारगमन चरण में बहुत कुशल नहीं था, मुख्यतः इसलिए क्योंकि झांग परिवार की सर्वोच्च तकनीकों में से यह गति तकनीक ऐसी थी जो आक्रमण या रक्षा दोनों में उत्कृष्ट नहीं थी। आक्रमण की दृष्टि से ये तकनीक पर्याप्त तीक्ष्ण नहीं थी और रक्षात्मक दृष्टि से आध्यात्मिक शक्ति को नियंत्रित करना बहुत कठिन था, इसलिए झांग परिवार में ऐसे बहुत कम साधक थे जो मुख्य रूप से जल पारगमन चरण का अभ्यास करते थे। यही कारण था कि उसने मोहुआ को गुप्त रूप से यह शिक्षा देने का साहस किया। यदि यह कबीले की मुख्यधारा की गतिशीलता तकनीकों में से एक होती, जैसे कि गिरते हुए फूलों के कदम, जिसे परिवार में हर कोई सीखता था, तो कोई भी व्यक्ति इसका उपयोग करते ही गतिशीलता तकनीक के मूल को पहचान लेता और इससे उसे बड़ी परेशानी होती। वाटर पासिंग सटेप बिल्कुल सही था। तकनीक अपने आप में बुरी नहीं थी और काफी हद तक कमजोर भी थी। ज्यादातर लोगों ने इसे सीखा नहीं था, इसलिए इसे पहचानना आसान नहीं था और इसे चुपके से इस्तेमाल करना भी ठीक था। वाटर पासिंग सटेप के आधे दिन के अभ्यास के बाद मोहुआ एक बार फिर अपने नितंबों पर गिर पड़ा। झांग लैन ने मोहुआ को उठाया, उसकी झाड़ पोंछ की और फिर कहा, ठीक है, तुम वापस जाओ और खुद अभ्यास करो। मंत्र और रचनाएं सीखना एक जैसा है, बस अभ्यास से ही सिद्धि मिलती है। अगर एक बार काम ना आए तो बस कुछ और बार अभ्यास करो, सब ठीक हो जाएगा। ओह, मोहुआ ने सिर हिलाया। झांगलान ने मोहुआ को वापस रेस्टोरेंट में पहुंचाया, फिर उसे कुछ चेताया और कहा कि वह किसी को न बताए कि उसने ही उसे ये तकनीक सिखाई थी। उसे चुपचाप खुद ही अभ्यास करना चाहिए। इसके बाद झांगलान ने मोहुआ से रिश्वत के तौर पर खुशी खुशी कई जग शराब और कुछ पाउंड मांस स्वीकार कर लिया और फिर संतुष्ट होकर वहां से चला गया। लियू रुहुआ ने एक कपड़ा निकाला, उसे पानी से गीला किया और मोहुआ का चेहरा पोंछते हुए कहा, क्या दरबारी नेता झांग ने तुम्हें कुछ सिखाया? मोहुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, चाचा झांग ने मुझे मना किया था। ठीक है, तो तुम बस अच्छे से अभ्यास करो। जब तुम्हारे पास समय हो तो दरबारी नेता झांग का शुक्रिया अदा करना मत भूलना, लियू रुहुआ ने धीरे से कहा। मोहुआ ने सिर हिलाया। उसके बाद मोहुआ ने वाटर पासिंग सटेप का अभ्यास शुरू कर दिया। मोहुआ ने आंगन में एक कोना ढूंढा और सरल गतिविधियां करके आध्यात्मिक शक्ति से अपने अंगों को नियंत्रित करने का प्रयास करने लगा। ये सबसे सरल भाग था और जल पारगमन चरण में आगे की सभी गतिविधियों का आधार था। शुरुआत में अभ्यास असहज लगता था और संतुलन बिगड़ने पर वह गिर जाता था। हालांकि कई बार अभ्यास करने और अपने शरीर की मेरिडियंस पर आध्यात्मिक शक्ति के खिंचाव से परिचित होने के बाद उसकी गतिविधियां धीरे धीरे सहज हो गईं। इसलिए पिछवाड़े के कोने में मोहुआ के पैरों को हल्के नीले रंग की आध्यात्मिक शक्ति से गुथे हुए देखा जा सकता था, जैसे पानी और धुंध जो अपने पैरों को हिलाए बिना भी आगे या पीछे जाने में सक्षम थे। मोहुआ ने कई बार कोशिश की और उसे यह सर्दियों में बर्फ पर फिसलने जैसा मजेदार लगा। इसके बाद मोहुआ ने कई और जटिल गति तकनीकों का प्रयास किया, जैसे कि फ्रंट सोमरसॉल्ट, बैक सोमरसॉल्ट, हेडस्टैंड और बैकहैंड स्प्रिंग, और आश्चर्य की बात नहीं कि वह कुछ और बार गिरे। मोहुआ ने कारणों का विश्लेषण किया और महसूस किया कि उसका अपना शरीर बहुत कमजोर था, उसकी गतिविधियों में ताकत और चपलता की कमी थी। मोहुआ ने शरीर शोधन क्षेत्र की तकनीकें निकाली जो झांग लैन ने उसे दी थीं। ये तकनीकें सरल थीं, जिनमें केवल बुनियादी गतिविधियां शामिल थीं। शरीर संवर्धन तकनीकों के विपरीत, जो शक्ति पर केंद्रित थीं, ये तकनीकें शरीर के लचीलेपन और समन्वय को विकसित करती थीं। चित्रों में एक आकृति को स्वाभाविक रूप से और हल्के ढंग से चलते हुए दिखाया गया था, जो बहते पानी की तरह सुंदर थी। मोहुआ को एक आभास हुआ, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इसे जलमार्गी सीढ़ी कहा गया। इसके बाद मोहुआ ने चित्रों में दर्शाए गए आंदोलनों का एक एक करके अभ्यास करना शुरू किया। शुरुआत में उसके अंगों में इतना दर्द होता था कि वह बिस्तर से उठ ही नहीं पाता था, लेकिन कुछ दिनों तक लगातार प्रयास करने के बाद दर्द कम हो गया और उसका रक्त संचार बेहतर हो गया। हालांकि उसकी शारीरिक शक्ति अभी भी कमजोर थी, फिर भी उसकी हर हरकत हल्की और तरल हो गई, पानी की तरह सहज और सुडौल। यह महसूस करते हुए कि समय परिपक्व हो गया है, मोहुआ ने आधिकारिक तौर पर जल पारगमन चरण की अधिक कठिन तकनीकों का अभ्यास करना शुरू कर दिया।
जब मोहुआ ने वास्तव में सीखना शुरू किया तो उसे एहसास हुआ कि जल पार करने का चरण उतना कठिन नहीं था जितना उसने शुरू में सोचा था। जल पारगमन चरण की कठिनाई भौतिक शरीर को निर्देशित करने के लिए अपनी दिव्य इंद्रिय से आध्यात्मिक शक्ति को नियंत्रित करने में निहित है। आध्यात्मिक शक्ति पर दिव्य इंद्रिय का नियंत्रण जितना मजबूत होगा, भौतिक शरीर की गति उतनी ही अधिक गतिशील होगी। श्री झुआंग के अनुसार स्वर्ग यान जुए एक प्राचीन साधना तकनीक है जो आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाती नहीं है या पंच तत्वों को मजबूत नहीं करती है, बल्कि दिव्य इंद्रियों पर नियंत्रण बढ़ाने में माहिर है। और मोहुआ पहले से ही एक निर्माण गुरु था जो रोजाना निर्माण करता था, जिससे उसकी दिव्य इंद्रिय का प्रयोग एक सामान्य साधक से ज्यादा मजबूत हो गया था। स्वर्गीय यान जुए का अभ्यास करने के बाद ये बाघ के पंख लगाने जैसा था। आध्यात्मिक शक्ति को नियंत्रित करना और गति तकनीक को चलाना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं था। इससे पहले उन्हें ये काम कठिन लगता था। इसका मुख्य कारण उनका स्वाभाविक रूप से कमजोर शरीर था, जिसके कारण उनका संतुलन खोना आसान हो जाता था और इस प्रकार उनकी गतिशीलता तकनीक का उपयोग सीमित हो जाता था। एक सामान्य साधक के लिए भले ही उसका भौतिक शरीर मजबूत न हो, गति तकनीकों के अभ्यास के लिए वह पर्याप्त है। कठिनाई इस बात में है कि आध्यात्मिक शक्ति को कैसे नियंत्रित किया जाए ताकि अंगों, नाड़ियों और एक्यूपॉइंट्स में उसका सटीक संचार सुनिश्चित हो सके। हालांकि मोहुआ के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा उसका कमजोर भौतिक शरीर था। मेरिडियन और एक्यूपॉइंट्स तक आध्यात्मिक शक्ति का संचार करना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। इतना ही नहीं, मोहुआ की आध्यात्मिक शक्ति का संचार जल पारगमन चरण के मानसिक छवि मानचित्रों की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत और जटिल था। इस तकनीक की कुछ जटिल गतिविधियों में मोहुआ और भी जटिल रूपांतरों का प्रदर्शन कर सकता था। केवल 10 दिनों में ही मोहुआ ने जल मार्ग चरण की गतिविधियों में लगभग महारत हासिल कर ली थी। लेकिन केवल चालें सीखना ही पर्याप्त नहीं था। मोहुआ को लगा कि उसे वास्तविक युद्ध अभ्यास की आवश्यकता है। इसलिए एक दिन मोहुआ टोंगक्सियन शहर के बाहर पहाड़ों की तलहटी में गया और उसे एक गहरी जड़ों वाला पत्तेदार पेड़ मिला। पेड़ जंगली फलों से भरा हुआ था जो बहुत छोटे और खट्टे थे, जिससे वे खाने लायक नहीं थे। इसीलिए पेड़ पर इतने सारे फल लग रहे थे, वे लगभग हर शाखा से लटके हुए थे। मोहुआ ने पेड़ को जोर से लात मारी, लेकिन पेड़ हिला तक नहीं, जबकि उसका अपना पैर सुन्न हो गया। कोई अन्य विकल्प न होने पर मोहुआ ने अनिच्छा से एक सरल पृथ्वी आंदोलन संरचना बनाई और उसे पेड़ के नीचे गाड़ दिया। पृथ्वी गति संरचना पृथ्वी श्रृंखला की एक मूलभूत संरचना थी जिसमें बहुत ज्यादा पैटर्न शामिल नहीं थे, जिससे इसे बनाना आसान था। आध्यात्मिक शक्ति से सक्रिय होने पर यह कंपन उत्पन्न करती थी। मोहुआ ने कुछ आध्यात्मिक शक्ति का संचार करके इस संरचना को सक्रिय कर दिया। पृथ्वी गति संरचना ने एक मंद मिट्टी जैसी रोशनी बिखेरी, जिसके बाद कंपन होने लगे, जिससे पेड़ भी कांप उठा। शाखाओं से ढेर सारे जंगली फल गिरने लगे। गिरते जंगली फलों ने मोहुआ को निशाना बनाया, जो पेड़ के ठीक नीचे खड़ा था। उनका मनोबल बढ़ा। मोहुआ ने गिरते फलों से बचने के लिए वाटर पासिंग स्टेप तकनीक का प्रयोग करना शुरू कर दिया। लगभग 1 दर्जन जंगली फल गिरे और मोहुआ उनमें से अधिकांश से बचने में कामयाब रहा। उसे केवल 2 बार चोट लगी, एक बार कंधे पर और एक बार सिर पर। मोहुआ ने अपने छोटे से सिर को पकड़ लिया और दर्द के कारण तेजी से सांस लेने लगा। उसने यह अनुमान नहीं लगाया था कि फल से चोट लगने पर उसे इतना दर्द होगा। मोहुआ ने उस ऊंचे पेड़ की तरफ देखा और फिर कुछ गुस्से से वहां से चला गया। लगभग 2 घंटे बाद वह सिर पर एक छोटा सा हेलमेट पहने वापस आया और पहले जैसा ही गर्व और रौद्र रूप लिए हुए था। वह अभी अभी मास्टर चेन से मिलने गया था। ये छोटा हेलमेट मास्टर चेन द्वारा विशेष रूप से और जल्दबाजी में उसके लिए बनाया गया था। ये सरल और हल्का था, किसी किसान के हमले से बचाने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन कुछ गिरते जंगली फलों को झेलने के लिए पर्याप्त था। निडर महसूस करते हुए मोहुआ ने फिर से पृथ्वी आंदोलन संरचना को सक्रिय किया और गिरते जंगली फलों से बचने के लिए जल पासिंग स्टेप का उपयोग करना शुरू कर दिया। प्रारंभ में मोहुआ पूरी तरह से केंद्रित था और उसे मुश्किल से ही चोट लगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी स्पष्ट दिव्य भावना के बावजूद उसके अंगों में थकान आ गई और उसकी गतिविधियां अब फुर्तीली नहीं रहीं, जबकि उसकी आध्यात्मिक शक्ति भी कमजोर हो गई, जिसके परिणामस्वरूप उसे जंगली फलों से अधिक बार चोट लगी। जैसे जैसे शाम होने लगी, मोहुआ ने बड़े पेड़ को थपथपाया और घर जाने से पहले कहा, मैं कल वापस आऊंगा। जब वह घर पहुंचा तो लियू रुहुआ ने मोहुआ को दवा लगाते हुए चिंता से कहा, तुम कहाँ खेलने गए थे कि तुम्हारे शरीर पर इतने सारे घाव और सूजन हो गए? कुछ नहीं माँ, इससे दर्द नहीं होता, मोहुआ ने उसे आश्वस्त किया।
लियू रुहुआ ने दवा को थोड़ा अधिक जोर से लगाया, जिससे मुहुआ दर्द से चिल्लाने लगी। लियू रुहुआ ने चिढ़कर कहा, अब भी कहोगी कि दर्द नहीं होता? इतना कहने के बाद उसे उस पर दया आ गई और उसने अपना स्पर्श हल्का कर लिया। मुहुआ ने कहा, ये सिर्फ सतही घाव है, कोई गंभीर बात नहीं है। freewebnovel.com। तुम्हारा किसी से झगड़ा तो नहीं हुआ? चिंता मत करो माँ, मैं अपनी गतिशीलता तकनीक का अभ्यास कर रहा हूं ताकि अगर मैं कभी खतरे में पड़ूं तो भाग सकूं। सचमुच? लियू रुहुआ ने पूछा। हम। मुहुआ ने सिर हिलाया। लियू रुहुआ ने राहत की सांस ली, ये सुनकर अच्छा लगा। मुहुआ के शरीर पर चोट के निशान देखकर वह खुद को ये कहने से नहीं रोक सकी, जरा सावधान रहना, ठीक है? मुहुआ ने आत्मविश्वास से कहा, माँ निश्चिंत रहो, मैंने अभी इसे सीखना शुरू किया है। जल्द ही, अगर आसमान से बारिश भी हो तो भी मेरे कपड़ों का किनारा गीला नहीं होगा। लियू रुहुआ धीरे से हंसी, अपना सिर हिलाया और मुहुआ की नाक पर चुटकी काटी, तुम बहुत बोल्ड हो। अगले दिन मुहुआ की चोटें अभी तक ठीक नहीं हुई थीं और उसके कंधों पर लगी चोट के निशान भी कम नहीं हुए थे, जिससे उसे हर हरकत में दर्द हो रहा था। वाटर पासिंग स्टेप में ज्यादा निपुण होने के बावजूद उसने पहले दिन से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। तीसरे दिन मुहुआ का दर्द कुछ हद तक कम हो गया था और उसकी गतिशीलता तकनीक में एक कदम और सुधार हुआ था, इसलिए कम जंगली फल थे जो उसे मार पाते थे। उसके बाद मुहुआ हर दिन पेड़ के नीचे अपनी गति तकनीक का अभ्यास करता रहा। शाखाओं से गिरते हर जंगली फल के साथ उसकी जल पारगमन चाल में सुधार होता गया। जब तक मुहुआ जल पारगमन चरण में कुछ हद तक निपुण हो गया, तब तक पेड़ पर केवल कुछ ही जंगली फल बचे थे। मुहुआ के सामने विशाल पेड़ चुपचाप खड़ा था। कभी हरी भरी शाखाओं पर कुछ कच्चे जंगली फल उदास से लटके हुए थे। दृश्य कुछ वीरान था। थोड़ा दोषी महसूस करते हुए मुहुआ ने एक जल और लकड़ी की संरचना बनाई और उसे पेड़ के आधार पर गाड़ दिया। जल और लकड़ी की संरचना नमी जमा कर सकती थी और आत्मा की लकड़ी को पोषण दे सकती थी, जिससे फूलों और पेड़ों को बढ़ने में मदद मिलती थी। यह मुहुआ का माफी मांगने का तरीका था। जल और लकड़ी संरचना से नमी में नहाए हुए पेड़ की पत्तियां गहरे हरे रंग की हो गईं। यद्यपि मुहुआ जल पारगमन चरण में निपुण हो गया था, लेकिन वास्तविक युद्ध में ये कैसा प्रदर्शन करेगा, यह एक अलग प्रश्न था। freewebnovel.com। आखिरकार गिरते हुए जंगली फल एक पूर्वानुमानित मार्ग का अनुसरण करते हैं, लेकिन वास्तविक युद्ध में दुश्मन के मुक्कों और मंत्रों का प्रक्षेप पथ इतना निश्चित नहीं हो सकता है। उसे अभी भी निश्चित रूप से जानने के लिए किसी के साथ अभ्यास करने की आवश्यकता थी। लेकिन वह किससे पूछे? मोशान राक्षसों का शिकार करने पहाड़ों में जाने वाला था, और चाहे साधना हो या वास्तविक युद्ध का अनुभव, वह मुहुआ से कहीं बेहतर था, जिससे वह अनुपयुक्त हो गया। राक्षस शिकारी बनने के बाद से दाहू और उसके दो साथी अक्सर बिग ब्लैक माउंटेन में घुस जाते थे, कम से कम 3 से 5 दिन या आधे महीने तक रुकते थे। लौटने पर भी उनके पास व्यस्त रहने के लिए ढेरों काम होते थे, इसलिए वे निश्चित रूप से परेशान नहीं होते थे। दाजू और अन्य लोग भी हर दिन मास्टर चेन के साथ कलाकृतियों को परिष्कृत करने का काम सीखने में व्यस्त रहते थे। झांग लैन। मुहुआ ने एक पल सोचा और फिर सिर हिला दिया। हालांकि उसके पास काफी खाली समय था, फिर भी वह ताओवादी दरबार में एक सुपरवाइजर था और दिन भर कुछ भी नहीं कर सकता था। इसके अलावा झांग लैन ने उसे खुद ही यह क्रिया तकनीक सिखाई थी और उसे दोबारा अभ्यास के लिए कहना थोड़ा गुस्ताखी भरा होगा। मुहुआ को कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं सूझ रहा था। कुछ दिनों बाद मुहुआ ने श्री जुआंग को कुछ भोजन और शराब दी और जाने से पहले उनसे कुछ प्रश्न पूछे। जब वह बड़े पगोडा वृक्ष के पास पहुंचा तो उसने बाई जिक्सी को शांत और सुरुचिपूर्ण ढंग से एक किताब पढ़ते हुए पाया और उसके ऊपर चमकते हुए बर्फ सफेद फूल धीरे धीरे गिर रहे थे। इस बीच बाई शिन पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर एक किताब ढंकी हुई थी, जो आलस्य और उदासीनता का प्रतीक था। कभी कभी वह इधर उधर करवटें बदलता था। उसका व्यवहार गरिमापूर्ण नहीं था। मुहुआ ने आह भरी। शोर सुनकर बाई शिन तुरंत उठ बैठा। उसकी आंखें चमक उठी और मुहुआ पर केंद्रित हो गईं। मुहुआ। बाई शिन ने खुश होकर कहा, क्या तुम कुछ खाना लाए हो? नहीं, तो तुम मेरे साथ खेलने आए हो? ऐसा नहीं है, मैं मिस्टर जुआंग से मिलने आया था, मुहुआ ने ईमानदारी से जवाब दिया। बाई शिन को काफी निराशा हुई। क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया? मुहुआ ने पूछा। अभी नहीं, अभी थोड़ा बाकी है, मैं अब और नहीं करना चाहता। अपनी बात पूरी करने के बाद बाई शिन वापस लेट गया।
मो हुआ की आंखें चमक उठी। तो तुम्हारे पास अभी करने के लिए कुछ नहीं है? मुझे ऐसा लगता है। बाय जिशिंग ने अपना सिर हिलाया। तो फिर चलो मुकाबला करते हैं। मुकाबला। बाय जिशिंग उत्साह से उठ बैठा, लेकिन दुबले पतले और कमजोर मो हुआ की ओर देखने के बाद, जो कि क्यूई शोधन के 5वें स्तर पर था और जिसकी आध्यात्मिक शक्ति बहुत कम थी, उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली और कहा, हम किसके साथ मुकाबला करेंगे? मो हुआ ने धीरे से कहा, हम गति तकनीकों के साथ अभ्यास कर सकते हैं। बाय जिशिंग थोड़ा उदास था, ये बहुत उबाऊ है। अगर तुम नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मो हुआ ने कहा और चलते हुए बोला। बाय जिशिंग जल्दी से उठे और मो हुआ को पकड़ते हुए कहा, यह उबाऊ नहीं है, बिल्कुल भी उबाऊ नहीं है, ये कुछ न करते हुए पड़े रहने से बेहतर है। एक पल सोचने के बाद बाय जिशिंग ने पूछा, लेकिन हमें प्रतिस्पर्धा कैसे करनी चाहिए? गति तकनीक, इसमें प्रतिस्पर्धा करने वाली क्या बात है? मैंने अपने जीवन को बचाने के लिए एक नई तकनीक सीखी है, मो हुआ ने कहा। एक सस्ता जेड पेंडेंट निकालकर उसे कपड़े की पट्टी में पिरोया, दोनों सिरों को सुरक्षित रूप से बांधा और उसे अपने गले में लटका दिया। तुम मुझसे ये जेड पेंडेंट छीनने की कोशिश करो, अगर तुम इसे पाने में कामयाब हो गए तो तुम जीत जाओगे। क्या कोई पुरस्कार है? मो हुआ ने कुछ कठिनाई के साथ कहा, मेरे पास बहुत सारे स्पिरिट स्टोन नहीं हैं। बाय जिशिंग ने अपना हाथ हिलाया, मुझे स्पिरिट स्टोन्स की ज्यादा परवाह नहीं है। यदि आप जीत गए तो मैं आपको थोड़ा गोमांस खिलाऊंगा और एक बर्तन ओस्मांथस वाइन भी दूंगा। सौदा। खाने, मौज मस्ती करने और शारीरिक गतिविधियों से जूझने की संभावना से बाय जिशिंग बहुत खुश हुआ। उसने सोचा और अचानक मो हुआ से बातचीत की, जिक्सी के लिए क्रैबएप्पल पेस्ट्री का एक डिब्बा भी ले आओ। जरूर, मो हुआ ने प्रसन्नतापूर्वक सहमति व्यक्त की। उन दोनों ने विशाल टिड्डी वृक्ष के एक और खुले स्थान में सीमाएं निर्धारित की, तथा दोनों एक एक छोर पर खड़े थे। जैसे ही मो हुआ ने कहा, शुरू करो, बाय जिशिंग की निगाहें बदल गईं, और अपने सफेद कपड़ों में वह एक भयंकर बाघ की तरह अविश्वसनीय रूप से तेजी से झपटा। मो हुआ की पलकें फड़कने लगी, उसने सांस रोक ली और अपनी दिव्य इंद्रिय से बाय जिशिंग के प्रक्षेप पथ का अनुमान लगाते हुए ध्यान केंद्रित किया। वह हल्के से एक तरफ हट गया, उससे बचता हुआ। फिर जमीन पर पैर की एक थपकी के साथ वह हल्के से 3 झांक दूर हट गया। बाय जिशिंग आश्चर्यचकित था, उसने सोचा था कि वह इस बार महुआ को जरूर पकड़ लेगा, लेकिन एक हल्की सी चाल से महुआ उससे बच निकला। आपने ये गतिविधि तकनीक कहाँ से सीखी? महुआ ने बताया, यह एक अनजान दयालु चाचा द्वारा सिखाया गया था। पूरी तरह से समझ न पाने के कारण बाय जिशिंग ने आगे पूछताछ करने की जहमत नहीं उठाई, लेकिन उसकी प्रतिस्पर्धी भावना जागृत हो गई, उसकी आंखें और भी अधिक चमकने लगीं। ध्यान से। जमीन से धक्का देने के साथ बाय जिशिंग ने एक हल्की सुनहरी आध्यात्मिक शक्ति चमकाए और पलक झपकते ही महुआ के सामने फिर से प्रकट हुआ और महुआ के गले से जेड पेंडेंट छीनने के लिए अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। महुआ पीछे की ओर झुक गया, लगभग जमीन पर गिरने ही वाला था, तभी उसने आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग करके अपने शरीर को खींचा और जमीन से थोड़ा ऊपर पीछे की ओर खिसक गया। बाय जिशिंग का हाथ छूट गया और उसका शरीर घूम गया और वह पहले से भी अधिक तेजी से महुआ का पीछा करने लगा। इससे पहले कि महुआ अपनी चाल पूरी कर पाता और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पुनः निर्देशित कर अपना रुख बदल पाता, बहुत देर हो चुकी थी। बाय जिशिंग ने उसे जमीन पर पटक दिया और उसके गले से जेड पेंडेंट छीन लिया। बाय जिशिंग ने महुआ को ऊपर खींच लिया, कुछ दोषी महसूस करते हुए, मैं बहक गया था, क्या तुम ठीक हो? महुआ ने अपनी बांह रगड़ी। दर्द के बावजूद कोई गंभीर चोट नहीं लगी थी। उसने जवाब दिया, कोई बात नहीं, बस एक दोस्ताना मुकाबला था। बाय जिशिंग को तब राहत महसूस हुई और वह अपने हाथ में जेड पेंडेंट को हिलाए बिना नहीं रह सका, कुछ गर्व से। हालांकि बीफ और पेस्ट्री मत भूलना। उसके बच्चों जैसे व्यवहार को देखकर महुआ अपनी हंसी रोक नहीं सका। चिंता मत करो, मैं उन्हें कल तुम्हारे पास लाऊंगा। हम बाय जिशिंग ने बार बार सिर हिलाया, फिर उसका उत्साह लौट आया। अभी भी खेल रहा हूं, मेरा मतलब है स्पैरिंग। बाय जिशिंग ने अपनी गलती सुधारी। ताओवादी कौशल का अभ्यास करना खेलने से अलग एक गंभीर मामला था। महुआ ने एक पल सोचा, फिर अफसोस से अपना सिर हिलाया, नहीं, हमारी साधना बहुत अलग है। अगर हम कुछ और बार खेलें तो भी मैं हार जाऊंगा। बाय जिशिंग ली राज्य के बाहर एक महान कुलीन कुल से थे, जिनके पास आध्यात्मिक मूल और साधना तकनीकें उच्च कोटि की थीं और उन्होंने ताओवादी कौशल सीखे थे। वे अपने परिवार में एक विलक्षण प्रतिभा के धनी थे और उनकी समझ भी अत्यंत उच्च थी।
अक्सर लापरवाह दिखने के बावजूद उनकी शक्ति निर्विवाद रूप से उल्लेखनीय थी। अभी कुछ समय तक वाटर पासिंग स्टेप का उपयोग करने के बाद मोहुआ को स्पष्ट रूप से समझ में आ गया कि उसकी वर्तमान आंदोलन तकनीक के साथ वह बाई जिशेन का मुकाबला नहीं कर सकता। ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं कि बाई जिशेन का राज्य उससे कहीं अधिक ऊंचा था। मोहुआ आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। मोहुआ को थोड़ा निराश देखकर बाई जिशेन ने कहा, क्या मैं अपनी साधना रोककर आपके साथ युद्ध करूं? मोहुआ एक पल के लिए हिचकिचाया, क्या ये ठीक है? चूंकि यह एक स्पर्धा है, इसलिए इसे निष्पक्ष होना ही होगा, बाई जिशेन ने ईमानदारी से कहा। बेहतर साधना पर निर्भर रहना तो बस ध्वंस जमाना है। इसके अलावा अगर हम स्पर मूवमेंट तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम साधना पर बिल्कुल निर्भर नहीं रह सकते, अन्यथा ये निरर्थक है। मोहुआ ने सिर हिलाया, ठीक है, लेकिन पहले मुझे थोड़ा आराम करने दो। मोहुआ ने फिर से अपना हाथ रगड़ा और बाई जिशेन से पूछे बिना नहीं रह सका, जिशेन, क्या आप एक बॉडी कल्टीवेटर हैं? बाई जिशेन बहुत खुश नहीं था, तुम्हें मुझे बड़ा भाई कहना चाहिए। मोहुआ ने उसकी ओर आंखें घुमाईं। असहाय होकर बाई जिशेन ने फुसफुसाते हुए कहा, मैं शरीर साधना का अभ्यास करने और मार्शल दाव में निपुणता हासिल करने की योजना बना रहा हूं। लेकिन ये बात किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं बताई जानी चाहिए। मैंने सिर्फ जिक्सी को बताया है, आंटीजू को भी नहीं। मोहुआ अवाक रह गया। उसने सोचा कि बाई जिशेन का चरित्र कुछ भी नहीं छिपा सकता। यह अजीब होगा अगर चाचीजू को पता न चले। मैंने सुना है कि कुलीन कुलों के कुछ प्रतिभाशाली लोग आत्मा और शरीर की दोहरी साधना कर सकते हैं। क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते? मोहुआ ने फुसफुसाते हुए कहा। बाई जिशेन ने तिरस्कार से कहा, आत्मा और शरीर की दोहरी साधना का क्या मतलब है? यह न तो यहाँ है और न ही वहाँ, न ही शरीर की साधना जितनी शुद्ध और उत्साहवर्धक। एकल बल से परास्त करना, एक ही मुंह से असंख्य नियमों को तोड़ना, दोहरी या एकल साधना की किसे परवाह है? अगर उन्होंने मुझे उकसाया तो मैं एक ही मुंह से उनकी नाक तोड़ दूंगा। मोहुआ ईर्ष्या से देख रहा था। वह भी एक ही मौके में अनगिनत कानूनों को ध्वस्त कर देना चाहता था। इससे पहले जब कियान जिंग ने परेशानी पैदा की थी, अगर मोहुआ के पास बाई जिशेन की ताकत होती तो वह निश्चित रूप से एक मुक्का मारकर उसकी नाक तोड़ देता। दुर्भाग्यवश वह केवल यही कामना कर सकता था। आराम करने के बाद मोहुआ ने बाई जिशेन के साथ कई और दौर की लड़ाई लड़ी, जिसने उसकी साधना को दबा दिया था। परिणाम बिल्कुल अलग था। बाई जिशेन की साधना क्यूई शोधन के 5वें स्तर तक दबा दी गई थी, यहां तक कि उनकी सामान्य तकनीकों और आंदोलन कौशल के साथ भी ये स्पष्ट था कि साधना समर्थन की कमी के कारण वह पहले की तुलना में धीमे थे। मोहुआ की दिव्य इंद्रियां अब स्पष्ट रूप से देख सकती थी। बाई जिशेन की ज्यादातर चालों का मोहुआ अपनी दिव्य बुद्धि से अंदाजा लगा सकता था और जलमार्गी कदम से उन्हें चकमा दे सकता था। कभी कभी कुछ बेहद पेचीदा चालें मोहुआ को इतनी देर से पकड़ पाती कि वे चकमा नहीं दे पाते और उन्हें बस हार माननी पड़ती। दोनों ने विजेता का फैसला करने के लिए 20 राउंड तय किए। अगर बाई जिशेन जेड पेंडेंट छीन लेता तो वह जीत जाता, अगर नहीं तो मोहुआ जीत जाता। शाम तक दोनों की जीत और हार बराबर थी, लेकिन बाई जिशेन शायद अभी भी थोड़ा बेहतर था। बाई जिशेन ने बहुत अच्छा समय बिताया और मोहुआ को जल मार्ग चरण के बारे में गहन जानकारी प्राप्त हुई। बाई जिशेन मुकाबला जारी रखना चाहता था, लेकिन बाई जिक्सी ने उसे धीरे से होमवर्क की याद दिला दी, मानो उस पर ठंडा पानी डाल दिया गया हो, और बाई जिशेन को रुकना पड़ा ताकि अंधेरा होने से पहले अपना होमवर्क जल्दी से निपटा सके। मोहुआ ने उन्हें अलविदा कहा, अगले दिन वापस आने के लिए सहमत हो गया और बाई जिशेन के अनगिनत अनुस्मारकों के बीच शराब, मांस और क्रैब एप्पल पेस्ट्री लाने का वादा किया। बड़े पगोडा वृक्ष के नीचे जो कुछ भी घटित हुआ उसे बूढ़ी कुई ने पास के एक बांस के मंडप में देखा। मोहुआ की घटती हुई आकृति को देखते हुए बूढ़े कुई की आंखों में गहरी नजर थी, झांक परिवार का पानी गुजरता कदम हो। इसके बाद जब भी मोहुआ के पास खाली समय होता, वह मिस्टर ज्वांग के भुलक्कड़ निवास में बाई जिशेन के साथ चाल ढाल की तकनीक सीखने चला जाता। बाई जिशेन बहुत समझदार थे और हर सत्र के साथ उनकी गति तकनीक और भी निखरती गई। हालांकि मोहुआ की प्रगति और भी तेज थी। पहले तो बाई जिशेन का पलड़ा भारी था, लेकिन जैसे जैसे मोहुआ का जल पासिंग स्टेप अधिक निपुण होता गया, 20 राउंड के भीतर बाई जिशेन के लिए मोहुआ के गले से जेड पेंडेंट छीनना मुश्किल हो गया। अपने अभ्यास सत्र को लंबा करने के लिए उन्होंने राउंड की संख्या 20 से बढ़ाकर 40 कर दी। कुछ ठीक नहीं है, एक बहस के बाद बाई जिशेन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। क्या ठीक नहीं है?
मोहुआ ने पूछा, आपकी चाल ढाल की तकनीक, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। मोहुआ हैरान दिख रहा था। ये देखने में बिल्कुल साधारण लगता है, कुछ खास नहीं, लेकिन यह मछली से भी ज्यादा फिसलन भरा है। जब ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें पकड़ने ही वाला हूं, तो एक झटके से तुम उंगलियों के बीच से फिसल जाते हो और तुम्हें पकड़ना नामुमकिन हो जाता है। क्या इससे ये साबित नहीं होता कि यह गतिविधि तकनीक असाधारण है? बाय जिशिंग ने अपना सिर हिलाया। आखिरकार ये गति तकनीक कुछ और नहीं बल्कि आध्यात्मिक शक्ति द्वारा भौतिक शरीर का नेतृत्व है। लेकिन आध्यात्मिक शक्ति द्वारा संचालित ऐसी कई तकनीकें हैं, और मैंने कभी इतनी मुश्किल तकनीक का सामना नहीं किया। मोहुआ को समझ नहीं आया, क्या यह आध्यात्मिक शक्ति का मार्गदर्शन करने के लिए दिव्य इंद्रिय का उपयोग करना, उसे कुछ मेरिडियन और एक्यूपॉइंट्स के माध्यम से ले जाना और फिर शरीर को हिलाने के लिए खींचना नहीं है? क्या यह मुश्किल है? ये कठिन नहीं था, लेकिन दिव्य ज्ञान के साथ आध्यात्मिक शक्ति को नियंत्रित करने में सक्षम होना, और ऐसा इतनी सटीकता के साथ करना, यहाँ तक कि सूक्ष्मतम विवरण के साथ भी, बिल्कुल भी सरल नहीं था। बाय जिशिंग ने फिर से मोहुआ की ओर देखा। हालांकि मोहुआ क्यूई शोधन के 5वें स्तर पर था, उसकी दिव्य इंद्रिय इतनी प्रबल थी कि वह 8 संरचना पैटर्न बना सकता था, और बाय जिशिंग ने मोहुआ को संरचना बनाते हुए देखा था। उसके ब्रश स्ट्रोक शक्तिशाली और तेज थे। कुछ ही क्षणों में वह 6 या 7 पैटर्न वाली एक संरचना बना सकता था। बाय जिशिंग अचंभित रह गया। कुछ क्षण के लिए ये तय नहीं कर पाया कि क्या यह अजीब हरकत तकनीक थी या खुद मोहुआ। हालांकि उसने इन विचारों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि साधना जगत में साधक और मंत्र समुद्र जितने विशाल थे। कुछ साधक जिन्होंने कुछ मंत्रों का अभ्यास किया, वे वास्तव में दूसरों की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली हो गए। तथ्य यह है कि मोहुआ की गति तकनीक उसकी अपनी तकनीक से मेल खा सकती है, तब भी जब उसने अपनी साधना को दबा दिया था। ये कुछ ऐसा था जिस पर बाय जिशिंग सवाल उठाने से बहुत खुश था। इसके बाद वह हर दिन सुबह जल्दी अपने दैनिक कार्यों को पूरा करता और फिर बड़े पगोडा पेड़ के नीचे बैठकर मोहुआ के आने और उसके साथ गति तकनीक में अभ्यास करने की प्रतीक्षा करता। एक दिन बाय जिशिंग ने अचानक पूछा, क्या आपने कल्टीवेटर के ताओवादी कौशल को चकमा देने के लिए यह आंदोलन तकनीक सीखी है? हाँ, मोहुआ ने सिर हिलाया। साधकों के अलावा राक्षस जानवर भी हैं। उसे एक दिन बिग ब्लैक माउंटेन में प्रवेश करना पड़ सकता है, और वहां के राक्षस जानवर कल्टीवेटर्स से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। तो फिर बेहतर होगा कि आप राक्षस जानवरों के साथ भी अभ्यास करें, बाय जिशिंग ने मांस का एक निवाला लेते हुए कहा। मोहुआ चौंका। बाय जिशिंग ने कहा, राक्षस जानवरों के हमले के तरीके मानव साधकों से अलग होते हैं। सिर्फ इसलिए कि आप साधकों को चकमा दे सकते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप राक्षस जानवरों को भी चकमा दे सकते हैं। ठीक है, मोहुआ को एहसास हुआ। राक्षस जानवर बड़े, शारीरिक रूप से मजबूत, तीखे पंजे और दांतों वाले होते थे, और ज्यादातर चौपाए होते थे, तथा उनके आक्रमण पथ साधकों से पूरी तरह भिन्न होते थे। इसके अलावा कुछ राक्षस जानवर हमला करने के लिए जहरीली पूंछ, रीढ़, लार और नुकीले दांतों का उपयोग करने में माहिर थे, जिससे उनसे निपटना और भी विचित्र और मुश्किल हो गया। मोहुआ ने अपना सिर खुजलाया, लेकिन मैं अभ्यास के लिए राक्षस जानवर नहीं ढूंढ सकता, और मुझे सावधान रहना होगा कि कोई मुझे खा न जाए। मैं तो बस इतना कह रहा था कि अपने प्रति सचेत रहो, बाय जिशिंग ने बेपरवाही से कहा। फिर भी मोहुआ ने इस मामले को दिल से लिया। उसने अपने मन में कृषकों द्वारा मारे जाने की संभावना और राक्षस जानवरों द्वारा काटकर मार दिए जाने की संभावना का अनुमान लगाया। उसे लगा कि राक्षस जानवरों द्वारा मारे जाने की संभावना अधिक है। बिग ब्लैक माउंटेन विश्वासघाती और अप्रत्याशित है, जो भयंकर और धूर्त राक्षसी जानवरों से भरा हुआ है। यदि वह कभी बिग ब्लैक माउंटेन में प्रवेश करता है, तो उसे इन जानवरों का सामना करना पड़ेगा, जिनकी क्रूर शक्ति, गति और रहस्यमयी पदचिह्न किसी भी साधक के लिए अद्वितीय हैं। मैं राक्षसी जानवरों से कैसे मुकाबला कर सकता हूँ? क्या मुझे राक्षस शिकारी बनने की कोशिश करनी चाहिए? कुछ देर तक विचार करने के बाद मोहुआ ने ऐसा न करने का निर्णय लिया। कुछ दिनों बाद मोहुआ एक भोजनालय में फॉर्मेशन बुक्स पढ़ रहा था। वह पहले से ही 8-8 आकृतियों वाली एक सरणी के निर्माण पैटर्न बना सकता था। आध्यात्मिक स्याही बचाने के लिए वह रोजाना ये आकृतियां नहीं बनाता था, इसलिए अपना खाली समय किताबें पढ़ने में बिताता था। वह हर दिन बाय जिशिंग के साथ अभ्यास करने भी नहीं जा सकता था। बाय जिशिंग और मोहुआ के बीच की बहस चाची जू के ध्यान में तब आई जब बाय जिशिंग ने उत्तेजना के क्षण में इसे बाहर निकाल दिया। चाची जू कुछ हद तक नाराज थी। उन्होंने सोचा कि बाय जिशिंग बहुत चंचल है और मोहुआ को गठन तकनीक सीखने से भी विचलित कर रहा है।
इसलिए उन्होंने उसे और भी अधिक कार्य सौंपे। मुहुआ बाई ज़िशेंग की ओर से आंटीजू से विनती करने गया और दावा किया कि आंदोलन तकनीकों का अभ्यास करना उसकी अपनी इच्छा थी, यही कारण है कि बाई ज़िशेंग उसके साथ अभ्यास कर रहा था। लेकिन आंटीजू को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। उन्हें मुहुआ की जन्मजात कमजोरी के बारे में पता था, तो फिर वो अचानक से हरकतें कैसे सीख सकता था। उसने सोचा कि मुहुआ केवल बाई ज़िशेंग के लिए बहाने बना रहा था और कहा, अच्छा बच्चा, मुझे पता है कि तुम युवा स्वामी के लिए अच्छे इरादे रखते हो, लेकिन नियमों के बिना कोई चक्र नहीं है। मुहुआ से बात करने के बाद चाची जू ने मुड़कर बाई ज़िशेंग पर और भी अधिक काम थोप दिया। मुहुआ असहाय महसूस करता था और कभी कभी सांत्वना के रूप में बाई ज़िशेंग के लिए कुछ खाना ले आता था। झांग लैन, जो अक्सर भोजनालय में टहलते थे, किसी काम में व्यस्त लग रहे थे और कई दिनों से दिखाई नहीं दिए थे। इस प्रकार मुहुआ का जीवन काफी शांतिपूर्ण हो गया और वह फॉर्मेशन बुक्स पढ़ने के लिए अकेला रह गया। जब मुहुआ अकेले पढ़ रहा था, तो आंटी जियांग उसके लिए चिकन सूप का कटोरा लेकर आई और उसे गर्म रहते हुए इसे पीने के लिए कहा। आंटी जियांग, जिनका असली नाम यू था, के पति चू थे, जो खुद भी एक राक्षस शिकारी थे। शिकार के दौरान वे बुरी तरह घायल हो गए थे, जिससे उनके पास कमाई का कोई और जरिया नहीं बचा था और उनका बच्चा भूखा मर रहा था। लियू रुहुआ ने उन्हें भोजनालय में मदद करने के लिए कहा और धीरे धीरे उनके घर की स्थिति सुधरने लगी और उनका रंग रूप भी निखरने लगा। यद्यपि उसका पति अब राक्षसों का शिकार नहीं कर सकता था, लेकिन वह जाल का उपयोग करने में कुशल था और कभी कभी कमजोर राक्षस जानवरों को पकड़ने के लिए पहाड़ पर जाता था और उन्हें स्पिरिट स्टोन्स के लिए बेचकर अपने घर की आय में वृद्धि करता था। कभी कभी वह एक स्पिरिट बीस्ट को पकड़ने में भी कामयाब हो जाता था। ये आत्मिक जानवर संभवतः कुलों या संप्रदाय के बुजुर्गों द्वारा पाले गए थे और अनजाने में पहाड़ में भटक गए थे, धीरे धीरे राक्षसी रूप धारण कर रहे थे। उनके शरीर की आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत कम हो गई थी। हालांकि उनका मांस अभी भी राक्षस जानवरों की तुलना में बेहतर गुणवत्ता का था। चाची जियांग इन आत्मा जानवरों को स्वादिष्ट सूप में पकाती थीं और हमेशा ये सुनिश्चित करती थीं कि कुछ सूप विशेष रूप से मोहुआ के लिए अलग से रखें। आंटी जियांग पेस्ट्री बनाने और पाइन नट्स तलने में माहिर थीं। उन्होंने अपनी पाककला लियू रुहुआ से सीखी थी और उनके खाने का स्वाद भी बहुत अच्छा था। धन्यवाद आंटी जियांग, मोहुआ ने स्वादिष्ट चिकन सूप पीते हुए खुशी से कहा। मोहुआ खुशी से खा रहा था और चाची जियांग भी खुश थी, लेकिन वह शब्दों के साथ अच्छी नहीं थी, इसलिए वह बस शर्म से मुस्कुराए। वैसे क्या अंकल चू को मैंने जो वुड बाइंडिंग फॉर्मेशन दिया था, वह उपयोगी था? मोहुआ को कुछ याद आया और उसने पूछा। हम यह उपयोगी है, आंटी जियांग ने सिर हिलाया और कहा, हर बार जब तुम्हारे अंकल चू पहाड़ से लौटते हैं, तो वे इस संरचना की उपयोगिता की तारीफ करते हैं। अब जब राक्षस जानवर फंसते हैं तो उनके फर को नुकसान नहीं पहुंचता। जाल में फंसने पर उनके उन्मत्त संघर्ष और काटने के कारण राक्षस जानवरों के फर अक्सर क्षतिग्रस्त हो जाते थे, जिसके कारण उनके द्वारा बेचे जाने वाले स्पिरिट स्टोन की संख्या कम हो जाती थी। ये जानने के बाद मोहुआ ने हजारों संरचनाओं के संग्रह की खोज की और लकड़ी बांधने वाली संरचना नामक एक संरचना पाई जो राक्षस जानवरों को नियंत्रित कर सकती थी। हालांकि इस संरचना को सक्रिय करने के लिए एक स्पिरिट स्टोन की आवश्यकता थी, लेकिन राक्षस जानवर की अक्षत खाल को कई स्पिरिट स्टोन्स में बेचा जा सकता था। ये बस चाची जियांग बोलने में झिझकी। क्या संरचना में कोई समस्या है? मोहुआ ने पूछा। नहीं, बात वो नहीं है, आंटी जियांग ने हाथ हिलाया, बात उस संरचना की नहीं है। बात यह है कि तुम्हारे अंकल चू ने पहले एक छोटे राक्षस जानवर को पकड़ा था। वो जानवर कई दिनों से फंसा हुआ है और हैरानी की बात है कि अभी तक मरा नहीं है। अंकल चू उसे वापस ले आए, लेकिन अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उसका क्या करें। एक युवा राक्षस जानवर। मोहुआ की आंखें चमक उठीं। किस प्रकार? यह उस बिल्ली की तरह है जो अभी कुछ समय पहले ही पैदा हुई है, केवल 2 या 3 फीट लंबी, और उसके शरीर पर अभी तक पूरी तरह से पैटर्न विकसित भी नहीं हुए हैं। आंटी जियांग ने कहा, क्या तुम इसे मुझे दे सकते हो? मैं इसे फ्लावर स्पिरिट स्टोन से खरीदूंगा। मोहुआ ने जल्दी से कहा। चाची जियांग ने अपना हाथ हिलाया। यदि आप इसे चाहते हैं तो मैं अंकल चू से इसे कल आपके लिए लाने को कह सकती हूँ, आत्मा पत्थरों की कोई आवश्यकता नहीं है। मोहुआ ने स्पिरिट स्टोन देने पर जोर दिया। चाची जियांग ने दृढ़ता से मना कर दिया। सिस्टर लियू ने पहले ही मेरी बहुत मदद की है और आपने हमें ड्राइंग फॉर्मेशन में मदद की है, मैं संभवतः स्पिरिट स्टोन्स नहीं ले सकती। आंटी जियांग, जो शर्मीली और अंतर्मुखी लगती थीं, कभी कभी बहुत जिद्दी भी हो जाती थीं।
मोहुआ के पास स्पिरिट स्टोन्स न देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन उसने अपनी माँ से इस महीने चाची जियांग को कुछ अतिरिक्त वेतन देने के बारे में बात करने के बारे में सोचा। लेकिन तुम्हें राक्षस जानवर से क्या चाहिए? राक्षस जानवरों को वश में नहीं किया जा सकता। थोड़ी देर बाद आंटी जियांग ने उत्सुकता से पूछा। सभी राक्षस जानवर स्वाभाविक रूप से साधकों के प्रति द्वेष रखते हैं। कुछ राक्षस जानवर जो मांस खाते हैं वे साधकों का शिकार करते हैं और उनका मांस और खून खाते हैं। यहाँ तक कि जो लोग मांस नहीं खाते वे भी अपने से कमजोर किसानों का शिकार करते हैं तथा उनके पेट फाड़कर भाग जाते हैं। युवा राक्षस जानवरों में भी ऐसी ही प्रकृति होती है और इसलिए उन्हें साधकों द्वारा नहीं पाला जा सकता। टोंगशियान शहर में कुछ साधकों ने एक बार राक्षस जानवरों को पाला था। जब राक्षस जानवर छोटे थे तो उनकी ताकत कमजोर थी, इसलिए वे अपने मालिक के खिलाफ नहीं जाते थे। लेकिन जब वे ताकतवर हो गए और इंसानों का खून चख लिया तो वे मौके का फायदा उठाकर अपने मालिक को मार डालते और उसका मांस खून पी जाते। कई कल्टीवेटर उन राक्षस जानवरों का भोजन बन गए जिन्हें उन्होंने पालतू जानवर के रूप में पाला था। जियांग युन ने सोचा कि मोहुआ युवा होने के कारण राक्षस जानवरों की प्रकृति से अवगत नहीं हो सकता है, इसलिए उसने अपनी चिंता व्यक्त की। राक्षस जानवरों को पालना बहुत खतरनाक है। चाची जियांग, चिंता मत करो, मैं इसे उठाने के लिए नहीं ले जा रहा हूं, मोहुआ ने समझाया। जियांग युन ने सिर हिलाया। खैर, जब वह मोहुआ को राक्षस जानवर लाएगी तो वह उसके माता पिता को उसके बारे में बता देगी। मो शान एक राक्षस शिकारी था और राक्षस जानवरों से ज्यादा परिचित था, इसलिए शायद कोई समस्या नहीं होगी। अगले दिन जियांग युन बिल्ली राक्षस को लेकर आया। ये पहली बार था जब मोहुआ ने एक युवा राक्षस जानवर को देखा था और वह उसे कई बार देखने से खुद को रोक नहीं सका। कैट मॉन्स्टर दुबला पतला और छोटा था, उसके बाल झुर्रीदार थे और उस पर मुख्यतः सफेद पैटर्न के साथ गहरे रंग के पैटर्न मिले हुए थे, लेकिन उस पर लगी गंदगी के कारण उसका कोट बहुत धुंधला दिखाई दे रहा था। अपने छोटे आकार के बावजूद बिल्ली राक्षस के पास तीखे पंजे थे, उसके मुंह के दोनों ओर दो लंबे नुकीले दांत थे और यद्यपि उसकी निगाह सतर्क थी लेकिन उसमें एक भयंकर जंगलीपन भी था। कल रात मोहुआ ने अपने माता पिता को बिल्ली राक्षस के बारे में बताया था, इसलिए जब जियांग युन इसे आज लाया तो मो शान एक तरफ खड़ा था। बिल्ली राक्षस को एक लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया गया था जिस पर खरोंच के निशान थे। शायद इसलिए कि मो शान एक राक्षस शिकारी था और उसके हाथों में बहुत सारे राक्षस जानवरों का खून था। बिल्ली राक्षस अपनी आंखों में भयंकर रोशनी के बावजूद जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत किए बिना बस अपना सिर नीचे रख दिया। मो शान ने भौहें चढ़ाकर बिल्ली राक्षस को देखा। पिताजी, ये कैसा राक्षस जानवर है? एक बिल्ली मोहुआ ने पूछा। यह इतना छोटा है कि पहचानना मुश्किल है। कुछ राक्षस जानवर वयस्क होने पर और किशोर होने पर बहुत अलग दिखते हैं, जिससे उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है। हालांकि इसके रूप रंग को देखकर लगता है कि यह शायद नाइट कैट या फ्लोरोसेंट कैट है, मोशान ने सावधानी से अनुमान लगाया। क्या बिल्ली राक्षस उन राक्षस जानवरों में से एक है जो तेजी से चलते हैं? मो शान ने सिर हिलाया। ठीक है, बिल्ली के समान राक्षस जानवरों के पास सबसे मजबूत शरीर नहीं होते हैं, लेकिन वे अविश्वसनीय रूप से फुर्तीले होते हैं और उनकी गतिविधियां अप्रत्याशित होती हैं, जो उन्हें काफी खतरनाक बनाती हैं। मो शान ने लोहे के पिंजरे में बंद बिल्ली राक्षस को अपने घर के एक कमरे में ले आया। बगल वाले कमरे का उपयोग मूलतः भंडारण के लिए किया जाता था, लेकिन मोहुआ ने कहा कि उसे इसकी आवश्यकता है, इसलिए मो शान ने इसे अस्थायी रूप से खाली कर दिया। मोहुआ ने मो शान को अपनी योजना के बारे में बताया। वह अपनी गतिशीलता तकनीक का अभ्यास करने के लिए राक्षस जानवर का उपयोग करना चाहता था। मो शान को कुछ चिंताएं थीं, लेकिन फिर भी वह सहमत हो गए। बिल्ली राक्षस छोटा था और ज्यादा ताकतवर नहीं था, इसलिए उसे गति तकनीक का अभ्यास करने के लिए बिल्कुल सही जगह मिली। वरना बाद में किसी वयस्क राक्षस जानवर का सामना करने पर एक भी चूक उसे निगल जाने का कारण बन सकती थी। फिर भी मो शान ने चेतावनी दी, यहाँ तक कि युवा राक्षस जानवरों में भी कुछ जन्मजात राक्षसी शक्तियां होती हैं जो बहुत परेशान करने वाली होती हैं और वे बेहद चालाक भी होते हैं। आप उन्हें हल्के में नहीं ले सकते। मोहुआ ने सिर हिलाया, गोमांस के कुछ टुकड़े निकाले और उन्हें बिल्ली राक्षस की ओर फेंक दिया। बिल्ली राक्षस ने मोहुआ को सावधानी से देखा, कुछ बार गोमांस को सूंघा और फिर उसे खा गया। चाचा चू ने बिल्ली राक्षस को पकड़ लिया था और यह सोचकर कि उसे देर सवेर मार दिया जाएगा, उन्होंने उसे खाना नहीं दिया था। गोमांस खाने के बाद बिल्ली राक्षस की हालत में सुधार हुआ। पहले तुम अभ्यास करो, मैं किनारे से देखूंगा।
मो शान अभी भी मोहुआ की सुरक्षा को लेकर चिंतित था और पास खड़ा होकर बोल रहा था। मोहुआ ने धीरे से लोहे का पिंजरा खोला। पिंजरे का दरवाजा खुलते ही मूल रूप से कमजोर बिल्ली राक्षस की आंखें अचानक क्रूरता से चमक उठीं और एक पल में वह मोहुआ की दृष्टि से गायब हो गया और अपने तीखे पंजों के साथ सीधे मोहुआ की आंखों पर निशाना साधते हुए पुनः प्रकट हुआ। जैसा कि अपेक्षित था, ये चालाक और क्रूर है। मोहुआ अंदर से हैरान था, लेकिन ये सब अभी भी उसकी उम्मीदों के अनुरूप था। क्यूई शोधन के 5वें स्तर पर मोहुआ में असाधारण दिव्य ज्ञान था। चूंकि बिल्ली राक्षस युवा था और उसकी शक्ति अभी प्रथम श्रेणी के प्रारंभिक चरण में ही थी, इसलिए उसकी गतिविधियां भूतिया और तेज थीं, लेकिन मोहुआ की दिव्य ज्ञान में वे बिल्कुल स्पष्ट थीं। मोहुआ ने अपना सिर पीछे झुकाया और बिल्ली राक्षस के तीखे पंजों से बच निकला। हवा में ही बिल्ली राक्षस ने अपनी स्थिति ठीक की। जमीन पर उतरते ही वह मोहुआ पर तीर की तरह टूट पड़ा। मोहुआ की निगाहें एकाग्र हो गईं और एक हाथ जमीन पर दबाते हुए उसका शरीर हल्के से हवा में उछला और वह अपने नीचे मौजूद बिल्ली राक्षस से बच निकला। लेकिन तभी बिल्ली राक्षस अचानक दृष्टि से गायब हो गया। मोहुआ की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसकी दिव्य इंद्रिय एकाग्र हो गई। उसे अपने पीछे किसी की उपस्थिति का आभास होने में 2 और सांसें लगीं। मोहुआ ने बचने के लिए एक तरफ मुड़ा, लेकिन वह अभी भी थोड़ा धीमा था। तीखे पंजों की एक सफेद चमक हवा में फैल गई, उसकी आस्तीन फाड़ दी और खून की एक पतली लकीर छोड़ गई। बिल्ली राक्षस नीचे उतरा और अपने पंजों पर लगे ताजे खून को चाटने लगा। उसकी भयंकर आंखें और भी तीव्र हो गईं। मौत की तलाश में मो शान गुस्से से चिल्लाया। उसका दाहिना हाथ आग की लपटों के साथ एक इशारा बन गया, जो बिल्ली राक्षस को उसी समय कुचलकर मार डालने के लिए तैयार था। पिताजी, मोहुआ ने उसे रोकने के लिए तुरंत आवाज लगाई, ये बस एक हल्की चोट है, ये गंभीर नहीं है। मो शान का हाथ, जो पहले से ही हवा में उठा हुआ था, उसने अपना सिर हिलाया और कहा, इस जीव ने इंसानी खून चख लिया है। इसे जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। पिताजी, मैं इसे केवल 1 महीने तक रखूंगा, मोहुआ ने जोर देकर कहा। आखिरकार युवा राक्षस जानवरों को ढूंढना आसान नहीं था। ज्यादातर साधक राक्षस जानवरों का सामना करते ही, चाहे वे युवा हो या वयस्क, उन्हें मार डालते थे। कुछ राक्षस जानवर अपने बच्चों को काटकर मार भी देते थे ताकि वे कृषकों के हाथों में न पड़े। मो शान ने एक पल के लिए भौहें चढ़ाईं, मोहुआ की दृढ़ निगाहों को देखा, आह भरी और अपना हाथ वापस ले लिया। ठीक है, इसे 1 महीने तक रखो। फिर मो शान ने अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें बिल्ली राक्षस पर तेज तलवार की तरह टिक गईं। हालांकि अगर यह बिल्ली राक्षस आपको फिर से घायल करता है, तो मैं इसे कुचलकर मार डालूंगा। मो शान की आभा से भयभीत होकर बिल्ली राक्षस कोने में सिकुड़ गया और हिंसक रूप से कांपने लगा। मोहुआ ने राहत की सांस ली और मुस्कुराया। पिताजी, चिंता मत कीजिए, मैं अभी लापरवाह हो गया था। फिर बिल्ली राक्षस का सामना करते हुए मोहुआ ने कहा, इस महीने अच्छा रहो, मेरे साथ आंदोलन तकनीकों का अभ्यास करो, 1 महीने के बाद मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। ये सुनकर मो शान ने कहा, हुआ राक्षस जानवर मानव भाषा नहीं समझ सकते। अगर यह समझ गया तो क्या होगा? ठीक है, तो मो शान ने मोहुआ के बच्चों जैसे स्वभाव को देखते हुए उसे जाने दिया। रतन कवच पहनो और जानवरों की राक्षस शक्ति प्रतिभा से सावधान रहो। इसके अलावा अगर इस महीने के अंदर यह बिल्ली राक्षस मानव रक्त की इच्छा या बेकाबू क्रोध के कोई संकेत दिखाए, तो तुम्हें उसे जल्द से जल्द मार देना चाहिए। मो शान ने आगे चेतावनी दी। मोहुआ ने ध्यानपूर्वक सुना, उसे याद कर लिया और लगातार सिर हिलाया। राक्षस जानवर मानव भाषा नहीं समझते। मोहुआ को ये बात स्पष्ट रूप से समझ आ गई थी। अगले 2 दिनों तक बिल्ली राक्षस मो शान से डरा हुआ सा लगता रहा, हमेशा अपने लोहे के पिंजरे में दुबका रहता था। बाहर निकलने पर भी वह पिंजरे से बाहर निकलने से इनकार करता था। मोहुआ पर हमला करना तो दूर की बात थी। मोहुआ उससे चाहे जो भी कहता, वह समझ नहीं पाता था और मोहुआ को केवल एक क्रूर लेकिन कुछ हद तक कायरतापूर्ण निगाह से देखता रहता था। जब मोहुआ ने उसे मांस खिलाया तो उसकी निगाहें थोड़ी नर्म हुईं। इस तरह वाटर पासिंग सटेप को प्रशिक्षित करना असंभव था। क्या करें? 2 दिनों तक विचार करने के बाद मोहुआ को अंततः एक समाधान सूझा। उसने बिल्ली राक्षस को 2 दिनों तक भूखा रखा और जब वह भूखा हो गया और उसकी आंखें हरी हो गईं, तो उसने उसे लियू रुहुआ द्वारा विशेष रूप से तैयार की गई सूखी छोटी मछली खिलाई। ये सूखी हुई छोटी मछलियां भी राक्षस जानवर थीं, जिनके मांस का स्वाद खराब था और मछली जैसी तेज गंध थी, जिन्हें किसान नहीं खाते थे, लेकिन मछली खाने की चाहत रखने वाली बिल्लियां इन्हें बहुत पसंद करती थीं।
उसके बाद महुआ ने कुछ सूखी मछलियां एक धागे में पिरोकर अपने गले में लटका ली। उसने सूखी मछली की ओर फिर बिल्ली राक्षस की ओर इशारा किया। संदेश मोटे तौर पर यह था, यदि आप मछली खाना चाहते हैं तो आएं और इसे स्वयं छीन लें। नियम वैसे ही थे जैसे बाइजिशियन के साथ मुकाबले के थे, फर्क सिर्फ इतना था कि अब प्रतिद्वंद्वी बाइजिशियन से बदलकर छोटी दानव बिल्ली बन गया था। भले ही बिल्ली राक्षस मानव भाषा को नहीं समझता था, लेकिन अब वह उसे समझ गया। इसलिए बिल्ली राक्षस, जो पहले डरपोक था, अपनी भूख मिटाने के प्रयास में महुआ के गले से लटकी सूखी मछली को छीनने लगा। उसे मोशान की डरावनी निगाहें स्पष्ट रूप से याद थीं, इसलिए उसने महुआ को जरा भी नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं की। उसका लक्ष्य केवल महुआ की गर्दन पर पड़ी सूखी मछली थी। इस तरह एकांत कक्ष में मानव और राक्षस की छायाएं एक दूसरे का आड़े तिरछे ढंग से पीछा करती रहीं। कुछ दिनों तक बिल्ली राक्षस के साथ मुकाबला करने के बाद महुआ ये स्वीकार करने से खुद को नहीं रोक सका कि राक्षस जानवर वास्तव में साधकों की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली थे। इस बिल्ली राक्षस के पास केवल प्रारंभिक प्रथम श्रेणी की साधना थी और यह अपनी ताकत के लिए नहीं जाना जाता था, लेकिन इसकी गति बहुत तेज थी और इसकी चाल असाधारण रूप से फुर्तीली थी, जो कि एक सामान्य छठी परत क्यूई शोधन साधक से भी कम नहीं थी। बिल्ली राक्षस के आक्रमण के तरीके साधकों की तुलना में अधिक समृद्ध तथा अधिक चालाकीपूर्ण और विचित्र थे। यदि आक्रमण निकट से हो तो शरीर साधक मुख्यतः मुट्ठियों और पैरों का प्रयोग करेगा, जबकि आध्यात्मिक साधक दूरगामी मंत्रों का प्रयोग करेगा। उनके व्यवहार और क्रियाएं अनुरेखनीय थीं। लेकिन बिल्ली राक्षस अपने दांतों, पंजों और पूंछ का उपयोग करके अप्रत्याशित कोणों से हमला कर सकता था। इसके अलावा बिल्ली राक्षस में एक प्राकृतिक प्रतिभा थी जो राक्षसी शक्ति से सक्रिय थी। वह कुछ समय के लिए अपनी आकृति को धुंधला कर सकता था, जिससे आंखों के लिए उसे पहचानना लगभग असंभव हो जाता था। महुआ अपनी दिव्य इंद्रियों को चरम सीमा तक बढ़ाकर ही बिल्ली राक्षस की स्थिति का अंदाजा लगा सकता था। और ये तो सिर्फ शुरुआती पहली कक्षा में ही था। अगर यह पहली कक्षा के मध्य या अंतिम चरण में होता तो इसकी गति और भी अकल्पनीय होती। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि राक्षस शिकार टीमों को आमतौर पर एक टीम बनाने के लिए लगभग 10 राक्षस शिकारियों की आवश्यकता होती है। एक द्वितीय श्रेणी राक्षस पशु, जो साधना में आधार स्थापना चरण साधक के बराबर है, कितना शक्तिशाली होगा? क्या संपर्क होने पर अधिकांश साधक नष्ट नहीं हो जाएंगे? महुआ अनियंत्रित रूप से कांपने लगी। मुझे जलमार्ग से गुजरने वाली सीढ़ीनुमा कुएं की कला सीखनी होगी, ताकि अगर मैं उन्हें हरा न भी सकूं तो कम से कम भाग तो सकूं। महुआ ने चुपचाप अपने आप से सोचा। राक्षस जानवरों के साथ मुकाबला भी अभ्यास से निपुणता प्राप्त करने की एक प्रक्रिया थी। पहले तो बिल्ली राक्षस की चाल से परिचित न होने के कारण महुआ की गर्दन पर पड़ी सूखी मछली अक्सर कुछ ही देर बाद बिल्ली राक्षस के मुंह में समा जाती थी। फिर बिल्ली राक्षस अपने पिंजरे में लेटा रहता, आराम से सूखी मछली चबाता और अपने पंजे चाटता, समय समय पर महुआ की ओर आत्मसंतुष्टि और तिरस्कार की दृष्टि से देखता। जैसे जैसे महुआ धीरे धीरे बिल्ली राक्षस के हमले के तरीकों से परिचित होता गया, वह स्पष्ट रूप से अनुमान लगा सकता था कि बिल्ली राक्षस पंजे से हमला करने, काटने या अपनी नुकीली पूंछ से हमला करने की तैयारी कर रहा है। पहली बार जब उसने बिल्ली राक्षस की जन्मजात क्षमता का सामना किया तो वह अचंभित रह गया, लेकिन कई बार इसे देखने और भविष्यवाणियां करने के बाद महुआ ने धीरे धीरे अपनी दिव्य इंद्रियों से इसकी गतिविधियों को समझना शुरू कर दिया। बिल्ली राक्षस के लिए सूखी मछली प्राप्त करना कठिन होता गया। कभी कभी महुआ लापरवाह हो जाता था और छोटी दानव बिल्ली अपना पेट भरने के लिए 1 या 2 मछलियां छीन लेती थी। यदि महुआ पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करता तो वह मूलतः एक भी मछली नहीं पकड़ पाता और केवल दीवार के पास खड़ा होकर महुआ को घूरता रहता। लेकिन ये क्रूरता कुछ हद तक सही थी, इसमें वास्तविक प्रभाव का अभाव था। ये जानते हुए कि भूख एक अप्रिय भावना है, महुआ ने जानबूझकर लापरवाही बरती तथा उसे सूखी मछली के कुछ टुकड़े खाने दिए। इस तरह 1 महीना बीत गया। हालांकि बिल्ली राक्षस पूरी तरह से तृप्त नहीं हुआ था, पर भूखा भी नहीं था और उसका आकार भी बढ़ गया था। अब वह 5 फुट लंबा हो गया था। तभी महुआ को एहसास हुआ कि अब समय आ गया है, बिल्ली राक्षस को अब और नहीं रखा जा सकता। अगर वह बढ़ता रहा तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब वह ध्यान नहीं देगा और वह उस पर हमला कर सकता है। राक्षस जानवरों की प्रकृति इतनी आसानी से नहीं बदलती। महुआ का इरादा उसे मारने का नहीं था, बल्कि उसने उसे मुक्त करने के वादे को पूरा करने की योजना बनाई थी। यद्यपि बिल्ली राक्षस मानव भाषा को समझ नहीं सकता था और इस व्यवस्था से अनभिज्ञ था,
एक शाम मोहुआ ने बिल्ली राक्षस को एक लोहे के पिंजरे में डाल दिया, उसे एक काले कपड़े से ढक दिया और उसे टोंगक्सियन शहर के ठीक बाहर बड़े काले पर्वत के बाहरी भाग के सबसे नजदीक की तलहटी में ले गया। राक्षस जानवरों और अन्य जीवित चीजों को भंडारण बैग में नहीं रखा जा सकता, उन्हें लोहे के पिंजरे में रखा जाना चाहिए। मोहुआ ने विशेष रूप से इसे ढकने के लिए काले कपड़े का इस्तेमाल किया ताकि अन्य मॉन्स्टर हंटर्स इसे खोज न सके और इसे मौके पर ही मार न सके। ये देखकर कि आसपास कोई नहीं है, मोहुआ ने काला कपड़ा हटा दिया, लोहे के पिंजरे का द्वार खोल दिया और बिल्ली राक्षस को मुक्त कर दिया। अपने चारों ओर के पहाड़ों और जंगलों को देखकर बिल्ली राक्षस पहले तो स्तब्ध रह गया, फिर उसके चेहरे पर खुशी का भाव दिखाई दिया। लेकिन वह तुरंत वहां से नहीं गया, बल्कि मोहुआ को सतर्क भाव से देखता रहा। मोहुआ ने उससे कहा, मैं अपना वादा निभा रहा हूं और तुम्हें जाने दे रहा हूं। लेकिन याद रखना, बेहतर होगा कि तुम इंसानों को न खाओ। अगर हम फिर मिले तो मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा, और अगर मैं नहीं मारूंगा तो शायद दूसरे मॉन्स्टर हंटर्स तुम्हें मार डालेंगे। इंसानों का स्वाद असल में उतना अच्छा नहीं होता। ज्यादा मछली खाने से तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। यदि आप अपनी गतिशीलता की प्रतिभा से साधकों को उत्तेजित नहीं करते तो आप अधिक समय तक जीवित रह सकेंगे। मोहुआ को इसकी परवाह नहीं थी कि वह समझ रहा है या नहीं, और वह अपनी सलाह देता रहा। फिर उसने उस पर हाथ हिलाया और कहा, जाना। बिल्ली राक्षस ने मोहुआ को उलझन भरी नजर से देखा, कुछ अनिश्चित कदम उठाए, और जब उसने देखा कि मोहुआ ने उसे रोका नहीं बल्कि सकारात्मक रूप से सिर हिलाया तो उसका साहस बढ़ गया। वह कदम दर कदम बिग ब्लैक माउंटेन की ओर चलने लगा, और जैसे ही वह जंगल में प्रवेश करने वाला था उसने अचानक गति बढ़ा दी और एक खूश ध्वनि के साथ बिग ब्लैक माउंटेन में जा घुसा। मोहुआ ने राहत की सांस ली। अब उसने दोनों ही दुनियाओं में सर्वश्रेष्ठ हासिल कर लिया था। उसका जल पारगमन चरण एक छोटी सी सफलता तक पहुंच गया था, जो उसी क्षेत्र के साधकों या राक्षस जानवरों से निपटने के लिए पर्याप्त से अधिक होना चाहिए था। और बिल्ली राक्षस को जंगल में वापस भेज दिया गया था। बड़ा काला पहाड़ इतना विशाल था कि उनके दोबारा एक दूसरे से मिलने की संभावना कम ही थी। अगर ऐसा हुआ भी तो बिल्ली राक्षस बड़ा हो गया होगा, उसका रूप बदल गया होगा, और शायद वह उसे पहचान भी न पाएगा। वह बस यही आशा करता था कि इससे अन्य साधक नहीं मारे जाएंगे या अन्य राक्षस शिकारियों के हाथों नहीं मारे जाएंगे। हालांकि अब यह मोहुआ के नियंत्रण से बाहर था। हल्का महसूस करते हुए मोहुआ ने सीटी बजाए और अपने हाथों को पीठ के पीछे करके घर की ओर चल पड़ा। इस बीच बिग ब्लैक माउंटेन के जंगल में बिल्ली राक्षस ज्यादा दूर नहीं गया था, बल्कि घास में दुबका हुआ था और चुपके से मोहुआ को देख रहा था। मोहुआ को जाते देख बिल्ली राक्षस की फटी हुई पुतलियों में एक उलझन सी उभर आई। कुछ ही क्षणों बाद उसकी पुतलियां फैल गईं और मोहुआ की पीछे हटती हुई आकृति को स्मृति में बसा लिया। फिर उसने सावधानी से इधर उधर देखा और फिर चुपके से बड़े काले पहाड़ की गहराई में चला गया। बिल्ली राक्षस जंगलों से होकर गुजरा, जहरीले दलदलों को पार किया, चट्टानों पर चढ़ा और पहाड़ों में एक छोटी सी धारा पर पहुंचा। ये देखकर कि आसपास कोई किसान या कोई और राक्षस नहीं है, बिल्ली राक्षस अपने शरीर पर जमी धूल झाड़ने के लिए नदी में कूद पड़ा। कुछ ही क्षणों बाद वह किनारे पर आया, पानी की बूंदें झाड़ दी और उसका काला पैटर्न और भी गहरा हो गया, जबकि उसका सफेद फर और भी चमक उठा। इसके साथ ही बिल्ली राक्षस के माथे पर बना पैटर्न धीरे धीरे स्पष्ट होता गया, जिससे धीरे धीरे चरित्र राजा की रूपरेखा प्रकट होने लगी। छोटी शैतान बिल्ली मोहुआ के साथ उसकी चाल ढाल की तकनीक का अभ्यास कर रही थी। मोहुआ ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए वे बराबरी पर थे। अब जबकि मोहुआ ने अपनी चालन तकनीक में कुछ प्रगति कर ली थी, वह एक और स्पैरिंग मैच के लिए बाइज़शेन की तलाश करने की तैयारी कर रहा था, जब उसने अचानक सड़क पर रतन कवच पहने कुछ मॉन्स्टर हंटर्स को देखा, जिससे उसका दिल धड़कने लगा। रतन कवच। मोहुआ के दिल में एक ठंडक दौड़ गई। ये खत्म हो गया, मैं भूल गया। आयरन आर्मर फॉर्मेशन जिसे उन्होंने एल्डर यू के लिए तैयार करने का वादा किया था, अभी तक पूरा नहीं हुआ था। पहले वह रोज कुछ समय निकालकर कुछ चित्र बनाता था और सोचता था कि 1 महीने में बना लूंगा। लेकिन जब से झांग लैन ने उसे वाटर पासिंग स्टेप सिखाया है, तब से उसने अपना सारा ध्यान इसी गति तकनीक पर लगा दिया है। सबसे पहले उसने पेड़ों से गिरने वाले जंगली फलों से बचने का अभ्यास किया, फिर बाइज़शेन के साथ मुकाबला किया और चालों का अभ्यास करने के लिए एक छोटी दानव बिल्ली भी ढूंढी। अब 1 महीने से अधिक समय बीत चुका था और जबकि उनका जल पारगमन चरण कुशल हो गया था, उन्होंने केवल 30 से कुछ अधिक लौह कवच संरचनाएं ही पूरी की थीं।
मो हुआ जल्दी से घर वापस आया, रतन कवच निकाला, आध्यात्मिक स्याही को खोला और उत्साह से चित्र बनाना शुरू कर दिया। अगले दिनों में मो हुआ ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और लौह कवच संरचना बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। जैसे ही सूरज की रोशनी खिड़की से कमरे में आती, मो हुआ छोटी सी मेज पर लेट जाता और रतन कवच पर एक एक स्ट्रोक से लौह कवच संरचना का सावधानीपूर्वक चित्र बनाता। मो हुआ अपनी चित्रकारी में गंभीर था, फिर भी उसका ब्रश तेजी से चल रहा था। उसकी कलाई के हर निर्णायक झटके के साथ संरचना पैटर्न की रेखाएं रतन कवच पर उछलती, एक दूसरे से गूंजती और मिलकर एक रहस्यमय संरचना बनाती। जब उनकी दिव्य इंद्रियां समाप्त हो जाती थीं, तो महुआ उसे पुनः प्राप्त करने के लिए ध्यान तकनीक का उपयोग करते थे। एक बार दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण हो जाने पर वह चित्र बनाना जारी रखता। 5 दिन बाद उन्होंने अंततः सभी 100 लौह कवच संरचनाएं पूरी कर लीं। मो हुआ ने अपने पिता मोशान को पूर्ण लौह कवच संरचनाओं के साथ रतन कवच सौंप दिया और उनसे कहा कि वे उनकी ओर से उन्हें एल्डर यू को सौंप दें। मो हुआ का एल्डर यू से कोई व्यक्तिगत रिश्ता नहीं था और उसे खुद नहीं पता था कि उस बूढ़े व्यक्ति को कैसे ढूंढे। इसके अलावा मॉन्स्टर हंटिंग गिल्ड के एकमात्र फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर होने के नाते एल्डर यू हमेशा अपने कामों में व्यस्त रहते थे, जिससे उनसे मिलना मुश्किल हो जाता था। जो काम मूलतः 1 महीने का माना गया था, उसमें आधे महीने से थोड़ा अधिक समय लग गया और उम्मीद है कि एल्डर यू को इससे कोई आपत्ति नहीं होगी। मो हुआ ने मन ही मन सोचा। जब मो शान एल्डर यू से मिलने गया तो उसने पाया कि वह अपने अध्ययन कक्ष में बैठकर कुछ विषयों पर चर्चा कर रहे थे और वह उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने स्टोरेज बैग एल्डर यू के सबसे बड़े बेटे को दे दिया और उसे अपनी ओर से उसे वापस करने के लिए कहा। एल्डर यू का सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम यू चेंगई था, क्यूई शोधन के 9वें स्तर पर था और तोंगशियान शहर के सर्वश्रेष्ठ राक्षस शिकारियों में से एक था। उसकी साधना उसके संस्थापक स्थापना चरण के पिता के बाद दूसरे स्थान पर थी और राक्षस शिकारियों के बीच उसका काफी दबदबा था। लेकिन एकमात्र व्यक्ति जिससे यू चेंगई सचमुच डरता था, वह था उसका पिता। यू चेंगई ने स्टोरेज बैग को सुरक्षित रूप से रख लिया और जब वह एल्डर यू को खोजने गया तो एल्डर अभी भी कुछ वृद्ध मॉन्स्टर हंटर्स के साथ मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे और वह बहुत बुरे मूड में लग रहे थे। freewebnovel.com। कियान परिवार का वो बूढ़ा कमीना जो हमेशा इतना उदास रहता है और मेरे खिलाफ साजिशें रचता रहता है, बिजली क्यों नहीं गिरती? अगर मैं किसी दिन मरने वाला हूं तो कसम खाता हूं कि मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। मरते हुए भी मैं उसे अपना सहारा बनाना चाहता हूं। वह परिवार का मुखिया कियान होनकाया है। वह कभी कुछ अच्छा नहीं करता, बस साजिशों में डूबा रहता है, बिल्कुल अपने बेचारे बूढ़े की तरह। वे क्रूर जानवर जो हर दिन हमें प्रताड़ित करने के तरीके सोचते हैं, यहाँ से आत्मा के पत्थरों को निकालते हैं, वहां से कुछ आध्यात्मिक कलाकृतियों को रोकते हैं, उन सबको धिक्कार है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोई भी ठीक से नहीं रह पाएगा। देखते हैं कि कियान परिवार कितना बेहतर होगा। एल्डर यू ने लगातार कियान परिवार को कोसा। राक्षस शिकारी राक्षस जानवरों का शिकार करके अपनी आजीविका चलाते थे और जो सामग्री वे प्राप्त करते थे उसे कियान परिवार को बेच देते थे, जो इस व्यापार के माध्यम से शक्तिशाली बन गए। लेकिन बदले में उन्होंने राक्षस शिकारियों का शोषण करके अधिक स्पिरिट स्टोन का लाभ अर्जित किया। राक्षस शिकार संघ के समर्थक के रूप में एल्डर यू का स्वाभाविक रूप से कियान परिवार के साथ कई संघर्ष हुए। एल्डर यू पहले से ही अपने गुस्सैल स्वभाव के लिए जाने जाते थे और कई सालों की कठिनाइयों के बाद वे हठी और जिद्दी भी हो गए थे। उन्हें अक्सर कियान परिवार द्वारा खुलेआम और गुप्त रूप से निशाना बनाया जाता था, जिनकी कुछ चालें बेहद घिनौनी थीं। एल्डर यू इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, इसलिए वे किसी भी मौके पर कियान परिवार को जोर जोर से कोसते थे। यह अध्ययन महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने के लिए था, लेकिन वर्ष के लगभग 360 दिनों में से आधे से अधिक दिनों में इसका उपयोग कियान परिवार को कोसने के लिए किया जाता था। यू चेंगई को इसकी आदत थी, लेकिन वास्तव में कियान परिवार घृणित था। उसमें अपने पिता जैसी साधना या साहस नहीं था, अन्यथा वह भी शाप देने वालों में शामिल हो जाता। एल्डर यू ने रुकने से पहले काफी देर तक कोसा, कुछ पुराने मॉन्स्टर हंटर्स के साथ कुछ मामलों पर बात की और फिर सभी लोग तितर बितर हो गए। बैठक के बाद एल्डर यू का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने अपने लिए एक कप चाय बनाई और धीरे धीरे पीने लगे। यू चेंगई चुपचाप अंदर आया। पिताजी। एल्डर यू की भौहें ऊपर उठ गईं। क्या बात है? अभी अभी भाई मो शान आए थे और उन्होंने मुझसे ये स्टोरेज बैग आपको देने को कहा। यू चेंगई ने स्टोरेज बैग सौंपते हुए कहा। मो शान।
एल्डर यू ने एक पल के लिए सोच में डूबे हुए भौहें चढ़ाईं और फिर उनकी भौहें ढीली पड़ गईं जब उन्होंने कहा, मुझे एक बार देख लेने दो। थोड़ी सी उत्सुकता के साथ एल्डर यू ने भंडारण बैग खोला और वास्तव में रतन कवच का एक पूरा सेट पाया, जिस पर संरचना के पैटर्न भी बने हुए थे। एल्डर यू बहुत खुश हुए बिना नहीं रह सके। यू चेंगई आश्चर्य से देखता रहा। हालांकि उसके पिता के भाव उसके चेहरे पर आसानी से पढ़े जा सकते थे, लेकिन ज्यादातर वे गुस्से के थे, वरना वह कठोर भाव धारण कर लेता। अपने पिता को इस तरह इतना प्रसन्न देखना वाकई दुर्लभ था। पिताजी, स्टोरेज बैग में क्या है? यू चेंगई खुद को पूछने से रोक नहीं सकी। रतन कवच, एल्डर यू ने सहजता से उत्तर दिया। रतन कवच? हाँ, रतन कवच जिस पर लौह कवच संरचना बनी हुई है। क्या यह एडा और एर के लिए है? यू चेंगई ने पूछा। आदा और एरा उनके बेटे थे। जैसा कि कहावत है, दादा दादी अपने पोते पोतियों को लाड़ प्यार से पालते हैं। बड़े यू उनके साथ सख्त थे, लेकिन वे अपने दोनों पोते पोतियों से बहुत प्यार करते थे। हाँ, लेकिन केवल उनके लिए ही नहीं। एल्डर यू ने आह भरी, तुम राक्षस शिकारी अब तक सभी पुराने हाथ हो चुके हो। सख्त चमड़ी और कठोर मांस वाले राक्षस जानवरों के कुछ काटने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन राक्षस जानवरों के कुछ काटने से फर्क पड़ा। अपने हृदय में यू चेंगई ने चुपचाप इस धारणा को धिक्कारा कि साधक राक्षस जानवरों द्वारा कुतर दिए जाने का सामना कर सकते हैं, लेकिन उसने इसका विरोध करने का साहस नहीं किया और केवल चुपचाप सुन सका। उद्धरण चिन्ह ... लेकिन नए राक्षस शिकारियों के लिए यह अलग है। हालांकि उन्होंने ताओवादी कौशल सीख लिए हैं, फिर भी वे अभी भी बच्चे ही हैं। अगर उनके साथ कुछ बुरा होता है तो मुझे बहुत दुख होगा। राक्षस शिकार संघ का भविष्य उन पर निर्भर करता है, एल्डर यू ने कहा। यू चेंगई ने सिर हिलाया, फिर खुद को रोक नहीं पाए और पूछा, तो पिताजी, वह फॉर्मेशन मास्टर कौन है जिसे आपने ये फॉर्मेशन बनाने के लिए कहा था? वह अभी भी युवा है, मुझे यकीन नहीं है कि वह फॉर्मेशन मास्टर के रूप में गिना जाएगा या नहीं। एल्डर यू को मोहुआ का आज्ञाकारी और मनमोहक रूप याद आ गया और उनका मन और भी खुश हो गया। यह मोशान का बेटा है जिसका नाम मोहुआ है। मोहुआ? यू चेंगई ने सिर हिलाया। उसने कुछ परिचित मॉन्स्टर हंटर्स से ये भी सुना था कि मोशान का एक बेटा है जिसने फॉर्मेशन की कला में कमाल दिखाया है। हालांकि उनके पास अभी भी एक और सवाल था, आपने उसे प्रत्येक सेट के लिए कितने स्पिरिट स्टोन दिए? एल्डर यू, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा था, थोड़ा शर्माए बिना नहीं रह सके, आहम। सिर्फ 3। यू चेंगई ने डरते हुए कहा, पिताजी, क्या ऐसा करना थोड़ा अनुचित नहीं है? एल्डर यू ने तुरंत भौहें चढ़ाईं, यह अनुचित कैसे है? निचले स्तर के ढीले साधकों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मुझे लगता है कि बालक मोहुआ काफी अच्छा है, आपसे ज्यादा जागरूक है। यू चेंगई चुप रहे। एल्डर यू ने एक पल सोचा और आह भरी, तुम सही कह रहे हो, चाहे कुछ भी हो, मैंने उसका फायदा उठाया। अगर उसके परिवार को कभी मदद की जरूरत पड़ी तो मैं बस मदद करूंगा। यू चेंगई अंदर ही अंदर सदमे में था। अपने बेशर्म पिता पर एहसान जताना उसके लिए दुर्लभ बात थी, उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा होते शायद ही कभी देखा था। लौह कवच संरचना सरल नहीं है, क्या मोहुआ वास्तव में इसे बना सकता है? यू चेंगई ने दोबारा पूछने से पहले सोचा, वह ऐसा क्यों नहीं कर पाएगा? ये रहा। एल्डर यू ने अपने हाथ में रतन कवच थपथपाया। कवच पर हल्के सुनहरे रंग की कई आकृतियां बारीकी और खूबसूरती से उकेरी गई थीं, जटिल और सुंदर, जिनमें से एक सूक्ष्म रहस्यमय आभा प्रवाहित हो रही थी। यू चेंगई की आंखें भी चमक उठीं। पिताजी, मुझे कहना होगा, ये संरचना पैटर्न उत्कृष्ट रूप से खींचे गए हैं। बिल्कुल, मैंने उसे खुद ही ढूंढ लिया, एल्डर यू ने गर्व से कहा। आपने उसे कितने सेट बनाने को कहा? 100 सेट। 100 सेट? यू चेंगई ने आश्चर्य से हाँफते हुए कहा, इतने सारे? क्या सब हो गए? ये कैसे संभव हो सकता है? वह तो बच्चा है, वह इतनी तेजी से चित्र नहीं बना सकता। एल्डर यू ने यह उम्मीद नहीं की थी कि मोहुआ उन सभी को एक साथ पूरा कर लेगा, उनमें से अधिकांश को पूरा करना पर्याप्त होगा, ये देखते हुए कि मोहुआ अभी भी युवा था और उसकी साधना कम थी। संभवतः उसके पास इतनी दिव्य समझ नहीं थी कि वह इतने सारे स्वरूपों को बना सके। फिलहाल 70 से 80 सेट पर्याप्त होंगे। केवल वहां ही एल्डर यू की अभिव्यक्ति इत्मीनान से थी, क्योंकि वह अपनी दिव्य भावना के साथ मोटे तौर पर गिनती कर रहे थे। 30, 50, 80 और भी कुछ है। एल्डर यू का चेहरा सख्त हो गया जब उन्होंने फिर से गिनती की। 40, 70, 90, 100, 100। एल्डर यू ने अविश्वास में ठंडी सांस ली, खत्म हो